जैसे ही मैं सब कुछ छोड़कर दूसरे देश भागने वाला हूं, मेरी गर्लफ्रेंड जो एमनेशिया का नाटक कर रही है, अभी भी मुझे ठंडे लहजे में चेतावनी देती है। अपना सामान पैक करो और जितनी जल्दी हो सके मेरे घर से बाहर निकलो। मेरा बॉयफ्रेंड किसी भी दिन यहाँ शिफ्ट होने वाला है। अगर उसने तुम्हें यहाँ देखा तो उसे जलन होगी। मैं ऊपर देखता तक नहीं, मैं बस सपाट आवाज में जवाब देता हूँ, ठीक है। उसे जरा भी शक नहीं होता और वो अपनी एक्टिंग जारी रखती है। और मेरे बॉयफ्रेंड होने का ढोंग करना बंद करो, डेमन को बुरा लगेगा। मैं एक पल के लिए रुकता हूं और आज्ञाकारी रूप से सिर हिला देता हूं। मैं समझाने की जहमत नहीं उठाता। इस बार मैं अपना नाम बदल रहा हूं और पढ़ाई के लिए विदेश जा रहा हूं। अब मुझे उसके लिए कभी भी रत्ती भर भी जुड़ाव महसूस नहीं होगा। उसे नाटक करने का शौक है, इसलिए मैं अंत तक उसका साथ दूंगा। आखिरकार वो भी मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती है, तो चलो अब कभी एक दूसरे से न मिलें। जब तक मैं नाम बदलने का पेपर वर्क पूरा करता हूं, तब तक आसमान में अंधेरा हो चुका होता है। मैं एक कैब लेता हूं और फ्लाइट्स सर्च करने के लिए अपना फोन निकालता हूं। नाम बदलने का एप्लीकेशन सबमिट हो गया है, लेकिन रिव्यू के लिए अभी भी 1 महीना चाहिए। इसलिए मैं अगले महीने की पहली तारीख को मेलबर्न के लिए एक टिकट बुक करता हूं और फिर स्टडी एजेंसी को जवाब देते हुए ऑफर एक्सेप्ट कर लेता हूं। उस रात मैं पिछले 1 महीने की तुलना में सबसे गहरी नींद सोता हूं। अगली सुबह मैं उठता हूं, ब्रेकफास्ट करता हूं और सेरिना से जुड़ी हर चीज को साफ कर देता हूं। उसका दिया हुआ गिफ्ट, कपल आउटफिट्स जो हमने साथ खरीदे थे, हमारे स्कूल के दिनों के लव लेटर्स, सब कुछ कचरे में चला जाता है। जब मैं इस काम में बिजी होता हूं, तभी अचानक एक ग्लोबली लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार फुटपाथ के पास आकर रुक जाती है। मैं आवाज सुनकर पीछे मुड़ता हूं और सेरिना को देखता हूं। वो एक आदमी के हाथ में हाथ डाले अकड़कर कार से बाहर निकलती है। मुझे देखने के बाद भी वो कोई रिएक्शन नहीं देती। उसके पास बिल्कुल भी शर्म ना होने की वजह यही है कि उसे पूरा यकीन है कि मैं उसकी इस सो कॉल्ड याददाश्त जाने के दौरान की गई हर हरकत को माफ कर दूंगा। शुरुआत से ही सेरिना ने मुझे अपना बॉयफ्रेंड मानने से मना कर दिया था और यहाँ तक कि लोगों से कहकर मेरा सारा सामान विला से बाहर फेंकवा दिया था। मुझे लगा था कि मैं सड़कों पर आ जाऊंगा, तभी अचानक बगल वाले घर के ओनर ने मुझसे कांटेक्ट किया और कहा कि वो विदेश जा रहा है और मुझे ये जगह सबसे कम कीमत पर रेंट पर दे देगा। उस समय मुझे लगा कि मेरी किस्मत अच्छी थी। अब मुझे समझ आ रहा है कि वो सिर्फ एक और जगह थी जिसे उसने स्टेज किया। वो डरती थी कि मैं सचमुच चला जाऊंगा, इसलिए उसने मुझे करीब रखने के लिए स्ट्रिक का इस्तेमाल किया। जिस महीने मुझे धोखा दिया गया, उसे मुड़कर देखता हूं तो मुझे ये सिर्फ हास्यास्पद लगता है। मुझे परवाह नहीं है कि वो आज कौन सा सीन परफॉर्म करना चाहती है। मैं मुड़ता हूं और आखिरी बॉक्स कचरे में डाल देता हूं। पास से गुजरती हुई सेरिना उस पर नजर डालती है, देखती है कि मैंने क्या फेंका है और उसका चेहरा ठंडा पड़ जाता है। तुम ये सब क्यों फेंक रहे हो? मैं उसकी तरफ एक नजर देखता हूं। मेरी टोन फ्लैट है। क्या तुम्हें एमनीशिया नहीं होना चाहिए था? फिर तुम्हें ये सब कैसे याद है? तभी सेरिना को एहसास होता है कि उससे गलती हो गई है। वो जल्दी से अपने एक्सप्रेशन एडजस्ट करती है और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसे कोई परवाह ना हो। मैं तो यूं ही पूछ रही थी, मुझे भला कैसे याद हो सकता है? पास्ट तो पास्ट है और अब प्रेजेंट है। अब मैं सिर्फ डेमन से प्यार करती हूँ। आखिरकार जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो सिर्फ उसी ने मेरी देखभाल की थी। एक्सीडेंट? उसकी याददाश्त जाना भी फेक है। कैसा एक्सीडेंट? मैं अपने होठों के कोने को थोड़ा ऊपर उठाता हूं और उस आदमी पर नजर डालता हूं जिसने उसे पकड़ा हुआ है। उसकी फ्लर्टी आंखें स्मग प्राइड से भरी हैं। एक नया चेहरा जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। वो निश्चित रूप से इस दौरान सेरिना का सबसे सैटिस्फाइंग बेडमेट रहा होगा, इसीलिए वो उसे इतनी खुलकर घर लाती है। मैं उस पर और शब्द जाया नहीं करना चाहता। मैं बस एक छोटा सा ग्रंट भरता हूं और वापस घर के अंदर मुड़ जाता हूं। मुझे बिना पीछे मुड़े जाते हुए देखकर सेरिना की पलकें फड़कती हैं। वो एक आदमी को घर लेके आई। क्या मुझे जलन का ड्रामा नहीं करना चाहिए था? मैं इतना शांत क्यों हूं? सेरिना को कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन वो समझाने के लिए मेरे पीछे नहीं आती। वो बस मुझे दरवाजे के पीछे गायब होते हुए देखती रहती है। अचानक डोरबेल बजती है। मैं हाथ में पकड़ा हुआ बैग नीचे रखता हूं और देखने के लिए उठता हूं। ये वही आदमी है जिसे सेरिना अभी घर लाई थी। वो अपना हाथ उठाता है और वेव करता है। उसके चेहरे की स्माइल उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती। हाय, मैं डेमन हूं। मैं कुछ समय के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के यहां रहूंगा, क्योंकि अब हम पड़ोसी हैं। क्या हम कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज कर सकते हैं? कोई जरूरत नहीं है। मैं बिना सोचे समझे मना कर देता हूं और जाने के लिए मुड़ता हूं। डेमन मेरे हाथ से फोन छीन लेता है, जल्दी से ऐप ओपन करता है और खुद को कॉन्टैक्ट के रूप में ऐड कर लेता है। मेरा चेहरा उतरा हुआ देखकर वो मुस्कुराते हुए फोन वापस कर देता है। उसकी टोन प्लेफुल है। चलो बस दोस्त बन जाते हैं, हमारा एक दूसरे से काफी मिलना जुलना होगा। ओ वैसे, क्या तुम्हारे घर में कोई रेनकोट यानी कॉन्डम है जो मैंने आज खरीदे थे? वे सब खत्म हो गए हैं। क्या मुझे कुछ उधार देने में कोई आपत्ति है? मेरे चेहरे पर पीलापन छा जाता है। फोन वापस लेने वाला हाथ थोड़ा कांपता है। नहीं। डेमन इसे छोड़ने से मना कर देता है। उसकी आंखों का मजाक बिल्कुल साफ है। सही कहा, मैंने गलत इंसान से पूछ लिया। सेरिना को अब तुम नहीं चाहिए।
तुम्हारे पास भला कैसे हो सकते हैं? मुझे पता है कि वो जानबूझकर मुझे प्रोवोक कर रहा है। उससे डील नहीं करना चाहते हुए मैं दरवाज़ा बंद करने के लिए पकड़ता हूं। डेमन हैंडल को पकड़ लेता है, मौका पाकर जमीन पर गिर जाता है और उसकी आंखें तुरंत लाल हो जाती हैं। प्लीज, मुझे पता है कि तुम मुझे देखना नहीं चाहते, लेकिन मैं तो बस कुछ सीजनिंग्स उधार लेने आया था। मैं सरीना के लिए डिनर बनाना चाहता था। अगर तुम उधार नहीं देना चाहते तो ठीक है, तुम्हें मुझे मारने की क्या जरूरत है? डेमन को अचानक ये स्टंट करते हुए देखकर मेरा दिल दहल जाता है। इससे पहले कि मैं रिएक्ट कर पाऊं, सरीना न जाने कहां से सीढ़ियों से ऊपर भागती हुई आती है और उसे एक तरफ खींचती है। वो मेरी तरफ ठंडी नजरों से देखती है। उसकी आवाज में गुस्सा छुपा है। डेमन ने तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम इतने अनरीजनेबल क्यों हो रहे हो? वो अब मेरा बॉयफ्रेंड है, प्लीज उसके साथ कुछ कर्टेसी दिखाओ। ये कहने के बाद वो मेरे एक्सप्रेशन पर एक नजर भी नहीं डालती और उसे सपोर्ट देते हुए चली जाती है। उसका कहा हर शब्द मेरे कानों में गूंजता है, जिससे मेरी मुट्ठियां अनजाने में भिंज जाती हैं। मैं उन्हें शाम के धुंधलेपन में गायब होते हुए देखता रहता हूं। फिर बिना किसी एक्सप्रेशन के मैं अपना हाथ उठाता हूं और जोर की आवाज के साथ दरवाजा बंद कर देता हूं। सुबह के शुरुआती घंटों में मेरी नाइट स्टैंड पर रखा फोन वाइब्रेट होने लगता है। आधी नींद में मैं इंस्टिंक्टिवली आंसर बटन दबा देता हूं। अगले ही सेकंड स्क्रीन पर अश्लील इमेजेस के हिलते हुए फुटेज दिखने लगते हैं। अब मैं पूरी तरह जाग चुका हूं। यह एहसास होते ही कि दूसरी तरफ का इंसान क्या कर रहा है, मेरी पूरी बॉडी एक स्टैचू की तरह फ्रीज हो जाती है। आखिरकार मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाता और एंड कॉल बटन दबा देता हूं। मेरी कभी नींद से भरी आंखें अब खून की तरह लाल हो जाती हैं। अगले कुछ दिनों तक मैं खुद को घर के अंदर बंद रखता हूं, जब तक कि मेरे अच्छे दोस्त मार्कस की शादी का दिन नहीं आ जाता। तभी मैं खुद को संभालता हूं और बाहर निकलता हूं। होटल में सेरेमनी शुरू होने से पहले मैं उसे वो गिफ्ट सौंपता हूं जो मैंने तैयार किया था। कुछ बातचीत के बाद वो मेरा हाथ पकड़ लेता है। मैंने सेरीना को इनविटेशन भेजा था, वो आने के लिए सहमत हो गई है। बाद में जाकर उसे पिक कर लेना और उससे बात करने की कोशिश करना। शायद उसे प्रपोजल याद आ जाए और उसकी मेमोरी वापस आ जाए। मैं एक पल के लिए शांत रहता हूं, फिर अपने चेहरे से स्माइल को गायब होते हुए अपना सिर हिला देता हूं। मार्कस की आंखों में चिंता की चमक आती है। क्या हुआ? अब और होल्ड ऑन नहीं करना चाहता। मैं जवाब ही देने वाला होता हूं, तभी मैं सेरीना को डेमन के साथ दरवाजे पर आते हुए देखता हूं। मार्कस मेरी नजर का पीछा करता है, उन दोनों को एक दूसरे के गले में हाथ डाले देखता है और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो उनसे भिड़ने के लिए आगे बढ़ता है। मैं जल्दी से उसे पीछे खींचता हूं। मेरी आवाज थकावट से भरी है। छोड़ो इसे, कुछ ही दिनों में सब कुछ खत्म हो जाएगा। मार्कस को समझ नहीं आता कि मेरे कहने का क्या मतलब है। जैसे ही वो मुझे मजबूर करने वाला होता है, बेस्ट मैन पास आता है। सेरेमनी शुरू होने वाली है। काफी समझाने बुझाने के बाद आखिरकार मैं उसे स्टेज पर ले जाता हूं। हॉल में गूंज रही शादी के मार्च की आवाज सुनते हुए मैं एक गहरी सांस लेता हूं और अपनी सीट पर वापस आ जाता हूं। मेहमान पहले से ही बैठे हैं, सिर्फ सेरीना के बगल वाली सीट खाली है। पल भर की हिचकिचाहट के बाद मैं वहां जाता हूं और बैठ जाता हूं। सेरेमनी के दौरान डेमन पूरे समय सेरीना से चिपका रहता है और उससे अपने लिए खाना परोसने को कहता है। वो उसकी हर बात का जवाब देती है, उसके लिए वाइन डालती है और लगातार उसका ध्यान रखती है। यहाँ तक कि जब वो उसे वो डेजर्ट खिलाता है जिसे वो पहले ही काट चुका होता है, तो वो उसे बिना किसी हिचकिचाहट के खा लेती है। उन दोनों को इतना इंटीमेट देखकर मैं स्टेज की तरफ देखता हूँ। मैं खा नहीं पाता। मैं अपने चॉपस्टिक्स को छूता तक नहीं। मेरे बगल में बैठी मार्कस की माँ मेरी प्लेट में कुछ खाना रखती हैं और मुझसे और खाने के लिए कहती हैं। उनकी दयालुता को मना न करते हुए मैं एक डंपलिंग उठाता हूँ। सेरीना ये देखकर आगे बढ़ती है और डंपलिंग छीन लेती है। क्या तुम मरना चाहते हो? इसमें सी फूड की फिलिंग है, तुम्हें एलर्जी है, तुम इसे नहीं खा सकते। डंपलिंग को फर्श पर लुढ़कते हुए देखकर मैं अपना सिर उठाता हूं और उसे गहराई से देखता हूं। तभी सेरीना को अपनी गलती का एहसास होता है। एक अजीब से एक्सप्रेशन के साथ वो समझाने की कोशिश करती है। हमारी हाउसकीपर कभी सी फूड नहीं खरीदती, मैंने उसे तुम्हारी एलर्जी के बारे में कई बार बताया है। ये कहने के बाद वो फिर से मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं करती। वो मुड़ जाती है और कुछ झींगे उठा लेती है। डेमन उसके करीब झुकता है और उसके कान में कुछ फुसफुसाता है। सेरीना अपने हाथ में जो कुछ भी है उसे नीचे रखती है, उसका हाथ थामती है और हॉल से बाहर निकल जाती है। मुझे कोई परवाह नहीं है कि वे कहाँ जाते हैं। बुके टॉस खत्म होने के बाद ही मैं वॉशरूम जाने के लिए उठता हूँ। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुँचता हूँ, मुझे अंदर से कुछ आपत्तिजनक आवाज़ें सुनाई देती हैं। मैं अपने कदम रोक लेता हूँ और अपनी सांसें थाम लेता हूँ। कुछ मिनट की खामोशी के बाद सबसे अंदर वाले स्टॉल से एक धीमी पुरुष आवाज़ आती है। ऐसी वेडिंग ड्रेस में आने पर भी इतनी टाइट क्यों हो? तुम्हें ये पसंद नहीं है? एक दबी हुई आह के बाद एक हल्की हंसी सुनाई देती है। बेशक मुझे ये पसंद है। मैं अपना सिर उठाता हूं, अपने ऊपर लगे साइन बोर्ड को देखता हूं और अपने नाखून को अपनी हथेली में गहराई से चुभा लेता हूं। हॉलवे में लगातार कदमों की आवाज गूंजती है और वॉशरूम फिर से शांत हो जाता है। मैं बंद स्टॉल पर एक आखिरी नजर डालता हूं, फिर मुड़ता हूं और चला जाता हूं। शादी खत्म होने के बाद मैं मार्कस से अलविदा कहता हूं और नीचे की ओर चल देता हूं।
जैसे ही मैं लिफ्ट से बाहर कदम रखता हूं, मुझे सड़क के किनारे खड़ी वही जानी पहचानी स्पोर्ट्स कार दिखाई देती है। मैं इसे न देखने का नाटक करता हूं और टैक्सी रोकने की कोशिश करता हूं। तभी डेमन न जाने कहां से आ जाता है और मेरा हाथ पकड़ लेता है। सेरीना को काम के सिलसिले में जल्दी निकलना पड़ा और वो कार मेरे पास छोड़ गई। हम पास में ही रहते हैं, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं। मैं बिना सोचे समझे मना कर देता हूं, लेकिन डेमन मेरी बात को अनसुना कर देता है, मुझे पैसेंजर सीट पर धकेल देता है, दरवाजे लॉक कर देता है और गैस पर पैर रख देता है। वो गाड़ी तेज चलाता है, मैं बस अपनी सीट बेल्ट ही बांध पाता हूं। रास्ते में डेमन डींगे मारने के बहाने छोटी मोटी बातें करता है, खुलकर भी और थोड़े इशारों में भी। तुम शुरू से जानते थे कि सेरीना अपनी याददाश्त जाने का नाटक कर रही थी, है ना? तुम उसे बेनकाब करने की हिम्मत क्यों नहीं करते? मेरी आंखें एक सेकंड के लिए जम जाती हैं, मेरा चेहरा ठंडा रहता है। तुम्हारे काम की चीज नहीं है। ये मेरे काम की चीज कैसे नहीं है? मैं सेरीना के बगल में खुलकर खड़ा होना चाहता हूं और उसका मंगेतर बनना चाहता हूं। हो सकता है कि उसके दिमाग में अभी ये बात ना हो, लेकिन तुम जानते हो कि वो मेरी मॉडी से कितना प्यार करती है। देर सवेर वो मेरे प्यार में पड़ ही जाएगी। तुम्हें यकीन है? मैं जवाब देने की जहमत नहीं उठाता। मैं खिड़की से बाहर देखने के लिए मुड़ जाता हूं। ये देखकर कि वो मेरी बातों में नहीं आएगा, डेमन फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कुछ और ताने मारता है। मैं बस अपनी आंखें बंद कर लेता हूं और ऐसे प्रिटेंड करता हूं जैसे वो वहां है ही नहीं। मेरी इस उदासीनता से डेमन को गुस्सा आ जाता है। वो आगे के इंटरसेक्शन को देखता है, अपने दांत भींचता है और स्टीयरिंग व्हील को जोर से घुमा देता है, जिससे कार क्रैश हो जाती है। जोरदार इंपैक्ट मुझे अनकंट्रोल्ड तरीके से आगे की ओर फेंकता है। जैसे ही मैं अपनी आंखें खोलता हूं, कांच के टुकड़े मेरे चेहरे की तरफ उड़ते हुए आते हैं। मैं खुद को बचाने के लिए इंस्टिंक्टिवली अपने हाथ उठा लेता हूं। मेरे हाथ से गहरा लाल खून टपक रहा है। मैं साइड डोर से जा टकराता हूं। मेरे सिर में एक तेज दर्द होता है, सब कुछ काला हो जाता है। मैं होश खो देता हूं। मैं नहीं पता कि कितना समय बीत चुका है जब मेरे कानों के पास शोर शराबे वाली आवाजें गूंजती हैं। दोनों पेशेंट्स की तुरंत हैंड सर्जरी करने की जरूरत है, लेकिन इस समय केवल एक ही सर्जन अवेलेबल है। जिसका समय पर इलाज नहीं हुआ वो परमानेंट डिसेबिलिटी का शिकार हो सकता है। मिस सेरीना, आप किसे चाहती हैं कि हम बचाएं? ये सुनकर मैं खुद को होश में लाने की कोशिश करता हूं। मैं अपने गले से 2 सेंटेंसेस बाहर निकालता हूं। सेरीना, मैं अभी भी पियानो बजाता हूं, मेरे हाथों में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अगले ही सेकंड मेरी आवाज सुनते ही जो गर्म हाथ मेरे बाएं हाथ को पकड़े हुए था वो अचानक छूट जाता है। जैसे ही मैं ठीक समय पर अपनी आंखें खोलता हूं, मैं सेरीना के चेहरे पर घबराहट की झलक देख लेता हूं। वो डेमन के कंधे पर अपना हाथ रखती है और धीरे से कहती है, पहले डेमन को बचाओ। मुझे नहीं पता कि मैं कब से अंधेरे में गिर रहा हूं, जब आखिरकार मुझे थोड़ा होश आता है। एनेस्थीसिया का असर अभी भी काम कर रहा होगा। मैं अभी अपनी आंखें नहीं खोल सकता, मैं केवल अपने आसपास की आवाजें सुन सकता हूं। 2 लोग बात कर रहे हैं, आवाजें बहुत जानी पहचानी हैं। सेरीना, तुमने चीजों को इतना बड़ा बना दिया है, तुम बाद में इस सबको कैसे साफ करोगी? एथिन के हाथ उसके लिए अपनी जान से भी ज्यादा मायने रखते हैं, लेकिन तुमने पहले डेमन को बचाया। क्या तुम उसे मारना चाहती हो? मैं भला एथिन को क्यों मारना चाहूंगी? वो बस अचानक जाग गया। अगर मैं पहले उसे बचाने के लिए सहमत हो जाती तो फेक एमनीजिया बेनकाब हो जाता। अभी भी लगभग 20 दिन बचे हैं, मैं बस थोड़ा और खेलना चाहती हूँ। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। कुछ नहीं हुआ। क्या तुमने डॉक्टर की बात नहीं सुनी? 1 मिनट और होता तो एथिन का हाथ हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता। अगर वो जाग गया और उसे सच्चाई का पता चल गया तो तुम्हारे और उसके बीच सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मेरा हाथ पकड़े हुए इंसान इस बात पर नर्वस होती दिखती है। उसकी हथेली में पसीना आने लगता है। कुछ मिनटों बाद वो मेरे माथे पर एक किस करती है। उसकी आवाज पूरी यकीन से भरी है। उसे पता नहीं चलेगा, मैंने पहले ही सब कुछ अरेंज कर दिया है। 23 और दिनों में डॉक्टर अनाउंस कर देगा कि मेरी मेमोरी वापस आ गई है और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। एक लंबी सांस के बाद एक इंसान कमरे से बाहर चला जाता है। दूसरी मेरे बेड साइड के पास रुकती है और फुसफुसाती है, एथिन, हमारी शादी जल्द ही आ रही है। मैंने रिंग्स का ऑर्डर दे दिया है। जिस दिन मेरी मेमोरी वापस आएगी तुम उन्हें देखोगे। हमारा मैरिज सर्टिफिकेट मिलने के बाद मैं तुम्हें नॉर्दर्न लाइट्स दिखाने ले जाऊंगी, ठीक है ना? क्या तुम्हें वो विश याद है जो तुमने 3 साल पहले टूटते तारे से मांगी थी, जब तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना चाहते हो? मैं बहुत खुश हुई थी। मैं भी तुम्हारे साथ बूढ़ी होना चाहती हूँ। एनेस्थीसिया धीरे धीरे कम होता है। मुझे याद आता है कि ये बड़बड़ाने वाला इंसान कौन है। ये मेरी मंगेतर सेरीना है। ऐसा लगता है कि वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। हर आधे घंटे में वो डॉक्टर को मेरा चेकअप करने के लिए बुलाती है। वो मुझे धीरे से पानी पिलाती है, मेरे चारों ओर कंबल को टक करती है और मेरे पूरी तरह से जागने तक बिना हिले डुले मेरे पास बैठी रहती है। फिर सारी कोमलता जो उसने मुझ पर बरसाई थी लहरों की तरह पीछे हट जाती है। उसे कमरे से बाहर निकलते हुए देखकर मेरी आंखों में एक व्यंग्य की चमक आती है। मैं अपना फोन उठाता हूं और टाइम चेक करता हूं। तभी मुझे पता चलता है कि मैं 3 दिनों से बेहोश था। मेरे इनबॉक्स में एकमात्र मैसेज अभी भी सिर्फ एड्स और बिल नोटिफिकेशंस हैं। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं और चुपचाप प्रेयर करता हूं कि नाम बदलने का पेपर वर्क जल्द ही फाइनल हो जाए।
इसके बाद लंबे समय तक सरीना दिखाई नहीं देती, लेकिन डेमिन मुझे हर दिन दर्जनों मैसेजेस भेजता है जो तानों और उनके रिलेशनशिप को फ्लॉन्ट करने वाली तस्वीरों से भरे होते हैं। मैं एक भी मैसेज नहीं खोलता, मैं चैट को म्यूट पर सेट कर देता हूँ। कुछ दिनों बाद मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता हूँ। जैसे ही मैं हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर पहुंचता हूं, मेरी मुलाकात कॉलेज के एक सीनियर से होती है जो कभी स्कूल के दिनों में मेरे पीछे पड़ा था। हम कुछ बातचीत करते हैं। मैं कॉन्वर्सेशन एंजॉय कर ही रहा होता हूं, तभी सरीना न जाने कहां से आ जाती है और मुझे झटके से दूर खींच लेती है। उसका चेहरा काफी उतरा हुआ डार्क है। वो मेरी तरफ घूरती है, उसकी आंखों में गुस्सा है और उसकी आवाज से जेलसी टपक रही है। किसने कहा तुम उसके इतने करीब जा सकते हो? मैं अपना हाथ छुड़ाता हूं, उस पर एक नजर डालता हूं। मेरी आवाज में मजाक है। क्या तुम्हें एमनीजिया नहीं होना चाहिए था? क्या तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड मानने से मना नहीं किया था? मैं किससे बात करता हूं इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये कहने के बाद मैं उसके रिएक्शन का वेट नहीं करता। मैं एक कैब रोकता हूं और चला जाता हूं। स्पीचलेस सरीना बस मुझे जाते हुए देखती रह जाती है। कुछ समय आराम करने के बाद मैं धीरे धीरे रिकवर हो जाता हूं। अपने फ्री टाइम में मैं विदेश जाने के अपने खर्चों का एक रफ एस्टिमेट लगाता हूं और पाता हूं कि टोटल अमाउंट काफी बड़ा है। एक पुराना क्लाइंट मुझे एक बड़ा काम रेफर करता है। कुछ और न करने के कारण मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूं। जब मैं वेन्यू पर पहुंचता हूं, तब मुझे एहसास होता है कि ये एक बर्थडे पार्टी है। जब मैं सरीना को डेमिन के हाथों में हाथ डाले आते देखता हूं, तो मैं फ्रीज हो जाता हूं। मेरे सीने में एक बैड फीलिंग उठती है, लेकिन मैं पहले ही एडवांस ले चुका हूं, इसलिए मैं उस अजीब फीलिंग को दबा देता हूं और अपना कैमरा निकालता हूं। मुझे देखकर डेमिन तुरंत अपनी टाई सीधी करता है और एक बड़ी सी स्माइल के साथ आगे बढ़ता है। परेशानी के लिए सॉरी, थोड़ा लो एंगल से शूट करने की कोशिश करना और ब्राइटनेस थोड़ी कम रखना। जब मैं बाद में स्टेज पर जाऊं तो जूम इन कर देना। उसकी मांगों की लंबी लिस्ट को फॉलो करते हुए मैं सैकड़ों तस्वीरें लेता हूं, लेकिन डेमियन अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। वो जिद करता है कि मैं रीशूट करूं। पेशेंस के साथ मैं 3 या 4 और वर्जन्स करता हूं। मेरी चोटिल कलाई में फिर से दर्द होने लगता है। डेमियन शॉट्स पर एक नज़र डालता है। उसका चेहरा मजाक से भरा है। ये क्या है? बड़े शॉट फोटोग्राफर, लगता है तुम उतने ग्रेट नहीं हो जितना लोग कहते हैं। चलो बस पहला बैच ही यूज कर लेते हैं, कम से कम उनमें से कुछ तो बर्दाश्त करने लायक हैं। आसपास के लोग अपना मुंह छिपाकर हंसते हैं। मैं घुटनों के बल बैठने के कारण अपने सुन पड़े घुटनों को मलता हूं और खुद को ऊपर उठाता हूं। डेमियन और भी ज्यादा स्मग हो जाता है। वो सरेना के पास जाता है, फिर मुड़ता है और मेरी तरफ हाथ हिलाता है। उसकी टोन कमांडिंग है। यहां आओ, मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की कुछ कपल फोटोज लो। मेरी आंखें एक सेकंड के लिए जम जाती हैं, फिर जल्दी से नॉर्मल हो जाती हैं। मैं कैमरा उठाता हूं और उन दोनों पर एम लगाता हूं। मैं शटर दबाता हूं। डेमियन एक के बाद एक पोज देता है और आखिरकार सरेना को किस करने के लिए झुकता है। पूरा कमरा चीख पुकार से गूंज उठता है। हर कोई उन्हें शिप कर रहा है। चीयर्स की आवाज सुनकर सरेना की बॉडी एक सेकंड के लिए स्टिफ हो जाती है। वो डेमियन की कमर से हाथ हटाती है और मुझे नर्वस होकर देखती है, लेकिन मैं कोई रिएक्शन नहीं दिखाता। मैं अपना सिर नीचे रखता हूं और कैमरे में फोटो स्क्रॉल करता हूं, जैसे कि मुझे अभी जो हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पार्टी 4 घंटे चलती है और आखिरकार खत्म हो जाती है। मैं कैमरे को वापस अपने बैग में रखता हूं, एक टिश्यू निकालता हूं और उस केक को पोंछता हूं जो डेमियन ने अनजाने में मेरे कपड़ों पर गिरा दिया था। अचानक खाली हॉल में कदमों की आवाजें गूंजती हैं। मैं ऊपर देखता हूं और डेमियन को एक स्माइल के साथ सीधे मेरी तरफ आते हुए देखता हूं। आज रात की कड़ी मेहनत के लिए थैंक्स। तुम्हारे पास कैश की कमी है ना? मेरे पास फोटोज का एक और सेट है जो मैं चाहता हूं कि तुम क्लिक करो। मैं डबल पे करूंगा। क्या तुम डबल में रेडी हो? मैं एक पल के लिए हिचकिचाता हूं, फिर सिर हिलाकर एग्री कर लेता हूं। डेमियन मुझे सीधे ऊपर होटल के कमरों में ले जाता है। वो शूट का एंगल और कंटेंट सेट करता है। जैसे ही मैं कोने में कैमरा सेट करता हूं, कोई दरवाज़ा खटखटाता है। डेमियन जवाब देने में जल्दबाजी नहीं करता। वो मुझे एक मीनिंगफुल स्माइल देता है। ये शुरू होने वाला है, सब कुछ फिल्म करना याद रखना। वो पर्दा खींचकर बंद कर देता है, जिससे कोना कवर हो जाता है और कैमरे के लिए केवल एक छोटा सा गैप बचता है। मैं उस सक्रिय जगह में सिमट जाता हूँ। पास आते कदमों की आवाज़ सुनता हूँ। डिम लाइटिंग में डेमियन एक महिला को धीरे धीरे अंदर लाता है। उनकी बॉडीज एक दूसरे में उलझी हुई हैं। लेंस के जरिए सेरेना को डेमियन के साथ उलझा हुआ देखकर ट्राइपॉड पर मेरा हाथ तेजी से भिंच जाता है। मैं ठीक उसी कमरे में हूँ। कमरे में गर्मी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लगातार आती आवाज़ों को सुनते सुनते मैं लगभग सुन्न हो चुका हूँ। सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। टाइम जैसे रेंगने लगता है। सुबह के 3 बजे शोर रुक जाता है और शावर चलने लगता है। मैं पर्दा पीछे खींचता हूँ और अपने सुन्न पैरों को बाहर घसीटता हूँ। मैं फर्श पर बिखरे कपड़ों के ऊपर से कदम बढ़ाता हूँ, मेमोरी कार्ड टेबल पर रखता हूँ और दरवाज़ा खोलता हूँ। सुबह होने से पहले की सड़कें खाली हैं। मैं अकेला ही बिना किसी मकसद के भटकता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर चलता हूँ। मैं अपनी सूजी हुई आंखें उठाता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मैं किसी तरह अपने हाई स्कूल वापस आ गया हूँ। दबी हुई यादें उस ट्रैक पर वापस आ जाती हैं जहाँ सेरेना ने मुझे 1000 मीटर तक घसीटा था। वो छोटा हॉल जिसे उसने मेरे बर्थडे के लिए गुलाबों से भर दिया था।
वो फ्लैग पोल जहां उसने पूरे स्कूल के सामने मुझसे कन्फेस किया था। सब कुछ वैसा ही है जैसा था, लेकिन उसके बीच खड़े होकर मुझे वैसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा जैसा कभी होता था। मैं एकेडमिक बिल्डिंग की तरफ चलता हूं और प्रिंसिपल हार्टले से मिलता हूं, जो अभी अभी काम के लिए पहुंचे हैं। स्कूल के दिनों में सेरेना द्वारा मेरा ग्रैंड पीछा किए जाने के कारण लगभग हर टीचर मुझे पहचानता है। प्रिंसिपल हार्टले मुस्कुराते हैं और मेरा स्वागत करते हैं। ईथन, अचानक स्कूल वापस कैसे आना हुआ? सेरेना कहाँ है? मैंने सुना है कि तुम दोनों की कुछ समय पहले सगाई हो गई थी। क्या तुम यहाँ इन्विटेशन देने आए हो? मैं एक छोटी सी स्माइल जबरदस्ती लाता हूँ और सब्जेक्ट चेंज कर देता हूँ। वापस आए हुए काफ़ी समय हो गया है। मैं बस पास से गुजर रहा था और टीचर्स से मिलना चाहता था। हम चलते हैं और बात करते हैं, कई पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। ये हम दोनों के लिए इमोशनल है। अलग होने से पहले प्रिंसिपल हार्टले को कुछ याद आता है। वो अपने ऑफिस के कैबिनेट से एक पीली डायरी निकालते हैं और उसे सौंप देते हैं। ये सालों पहले एक स्टडी हॉल के दौरान सेरेना से जब्त की गई थी, जब मैं डिसिप्लिन चेक कर रहा था। चूंकि शादी आने वाली है, इसलिए मैं इसे तुम्हें वापस कर रहा हूँ। मैं एक पल के लिए फ्रीज हो जाता हूँ, इसे लेता हूँ और उनके सामने झुकता हूँ। रास्ते में मैं डायरी खोलता हूँ और सबसे पहली चीज जो मुझे दिखती है वो सेरेना की एलिगेंट हैंडराइटिंग है। जैसे जैसे मैं पढ़ता हूँ, मेरी नाक में चुभन होने लगती है और आंखें अनकंट्रोल तरीके से रोने लगती हैं। एक के बाद एक आंसू गिरने लगते हैं। वे पास्ट के लिए एक शोक भी हैं और एक फेयरवेल भी। जब तक कार विला के गेट पर रुकती है, मैं अपने उथल पुथल इमोशंस को शांत कर चुका होता हूँ। मैं डायरी बंद करता हूँ, कार का दरवाज़ा खोलता हूँ और सेरेना से आंखें मिलाता हूँ, जो अभी अभी पहुंची है। उसकी गर्दन पर चमकीले लाल किस के निशान देखकर मुझे रात में जो हुआ था वो याद आता है और मैं अपनी नज़रें हटा लेता हूँ। सेरेना नोटिस करती है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं रो रहा था। वो भौहें सिकोड़ती है और पूछने का कोई सटल तरीका ढूंढने ही वाली होती है कि तभी डेमन, जो उसे पकड़े हुए है, वो भी मेरी लाल आंखों को नोटिस करता है और मजाक उड़ाता है। कल रात की कड़ी मेहनत के लिए थैंक्स। मैंने तुम्हें बाकी का पेमेंट पहले ही भेज दिया है। तुमने जो शूट किया उससे मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ। वो भी सैटिस्फाइड ही होगी, है ना? उसके इस सजेस्टिव शब्दों को सुनकर सेरेना की भौहें तेजी से फड़कती हैं। किससे सैटिस्फाइड? शाम के वक्त की बर्थडे फोटोज से, बेशक, और क्या हो सकता है? बाद वाली फोटोज। उसके ढीले होठों को देखकर सेरेना का दिल एक पल के लिए रुक जाता है। वो जल्दी से उसका मुंह ढक लेती है। मैं उन दोनों को इग्नोर करता हूँ। मैं मुड़ता हूँ और घर की तरफ चल देता हूँ। कचले के डिब्बे के पास से गुजरते हुए मैं लापरवाही से डायरी को अंदर फेंक देता हूँ। प्यार और सच्चाई से भरे हुए जवानी के वे साल अब हमेशा के लिए दफन हो चुके हैं। निकलने से पहले मैं लैंडलॉर्ड को मैसेज करता हूं और उससे कहता हूं कि मैं लीज रिन्यू नहीं करूंगा। वो लगातार वजह पूछता रहता है। मैं कैजुअल सा बहाना बना देता हूं। वो कहता है कि वो मुझे कुछ एक्स्ट्रा दिन दे सकता है और मुझे अगले महीने के मिड तक रुकने दे सकता है। मुझे पता है कि इसके पीछे सेरेना है। वो चाहती है कि मैं कुछ और दिन रुकूं, फिर अपनी मेमोरी वापस आने का नाटक करे ताकि वो मुझे वापस घर ले जा सके। मैं उसके प्लान को एक्सपोज नहीं करता और बस मान जाता हूं। मेरे डिपार्चर से 3 दिन पहले मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। सर हेलो, मैं होटल का मैनेजर हूं, वही जगह जहां आपने अपनी एंगेजमेंट पार्टी रखी थी। सिचुएशन ये है कि आपकी मंगेतर ने पहले हमारा मेन हॉल बुक किया था और कहा था कि वो परसों यहाँ एक वेडिंग बैंक्वेट रखना चाहती हैं, लेकिन हाल ही में हमारा उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया है और कुछ डिटेल्स हैं जिन्हें हमें कंफर्म करना है। क्या आप इस पर डिस्कस करने के लिए यहाँ आ सकते हैं? मैं मना करने ही वाला होता हूं, लेकिन जब मैं परसों शब्द सुनता हूं तो मेरी पलकें थोड़ी फड़कती हैं। 18 जनवरी वो दिन है जब सेरेना अपनी मेमोरी वापस आने का नाटक करने की प्लानिंग कर रही है। ये वही दिन है जब मैं यहां से जा रहा हूं। मैं अग्री कर लेता हूं और कैब लेकर वहां पहुंच जाता हूं। जैसे ही मैं हॉल में कदम रखता हूं और डेकोरेशन देखता हूं, मैं पूरी तरह से खामोश हो जाता हूं। फूलों से लेकर सेंटरपीस तक सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा उस दिन था जब सेरेना ने मुझे प्रपोज किया था। वहां खड़े होकर मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं किस साल या किस पल में हूं। जो मैनेजर मेरे साथ अंदर आया था, वो समझाने की शुरुआत करने ही वाला होता है कि तभी उसे एक फ़ोन कॉल आता है और वो दूर चला जाता है। मैं अकेला ही 2nd फ्लोर पर जाता हूं, नीचे देखता हूं और खुद को सेरेना के हाथ में फूल लिए मुझे गले लगाते हुए और हमेशा मुझसे प्यार करने का वादा करते हुए देखने के सीन को याद करने से नहीं रोक पाता। उस समय मैं हमारी मैरिड लाइफ को लेकर उम्मीदों से भरा हुआ था, फिर भी केवल 3 महीने बाद सब कुछ हवा में गायब हो गया है। जब मैं इन ख्यालों में खोया हुआ होता हूं, तभी अचानक दरवाज़ा ढकेला जाता है। सेरेना एक लॉन्ग ड्रेस पहने हाथ में बुके लिए अंदर आती है और डेमन उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। अपने सामने इस ड्रीम लाइक सीन को देखकर वो हैरान रह जाता है। उसकी आंखों में एक एक्साइटमेंट की चमक है। सेरेना, तुम मुझे यहाँ किस लिए लाई हो? सेरेना चुटकी बजाती है। उसका चेहरा घमंड और प्राइड से चमक रहा है। ये वही जगह है जहां मैंने एथन के साथ अपनी एंगेजमेंट पार्टी रखी थी।
परसों मैं अपने फ्रेंड्स के जरिए उसे यहाँ बुलवा रही हूँ। फिर मैं ऐसा प्रिटेंड कर सकती हूँ कि इस सीन को देखकर कुछ ट्रिगर हुआ और मैं नेचुरली अपनी मेमोरी रिकवर कर लूंगी। आज मैं तुम्हें यहाँ रिहर्सल्स के लिए लाई हूँ। तुम एथन का रोल प्ले करोगे। चलो देखते हैं कि इसमें कोई कमी तो नहीं है। वो डेमन को स्टेज के सेंटर में ढकेलती है और परफॉर्म करना शुरू कर देती है। एक बड़ा सा पिलर मुझे पूरी तरह से छुपा लेता है। मैं चुपचाप उन दोनों को अपनी दिल छू लेने वाली एक्टिंग देखते हुए मेरी आंखें टिमटिमाती हैं। मुझे मानना पड़ेगा कि सेरेना के पास परफॉर्मर का एक असली टैलेंट है। अगर मुझे सबके बारे में कुछ भी पता नहीं होता और मैं आज से 3 दिन बाद यहाँ आता तो मैं सचमुच इस झांसे में आ जाता। लकीली मैं इतना अनफॉर्चुनेट नहीं हूँ। नीचे रिहर्सल माफी मांगने वाले मोमेंट तक पहुंच चुकी है। डेमन झुकता है और सेरेना को किस करता है। मूल रूप से जो एक कोमल माहौल था वो इस पल से थोड़ा अजीब होने लगता है। 2.5 मिनट बाद डेमन सेरेना को पकड़ता है और धीरे से कहता है, अगर तुम उसके पास वापस जाने के बाद खुश नहीं रही तो तुम मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकती हो। ये सुनकर सेरेना की आंखों में एक तिरस्कार की झलक आती है। उसकी आवाज में एक अजीब सा यकीन है। अगली बार ऐसा नहीं होगा। 3 दिन में ये सब खत्म हो जाएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ एथन की होंगी। ऐसा है क्या? मैं अपनी आंखों में छिपे मजाक को छुपाने के लिए अपनी नजरों को नीचे कर लेता हूं। अपने दिल में मैं उसे अपना जवाब देता हूं, बहुत देर हो चुकी है सेरेना, अब मुझे तुम नहीं चाहिए। मेरे जाने से 2 दिन पहले मुझे खबर मिलती है कि नाम बदलने का प्रोसेस पूरा हो गया है। मैं बाहर जाता हूं और अपनी नई आईडी और पासपोर्ट ले आता हूं। जब तक मैं घर पहुंचता हूं तब तक शाम हो चुकी होती है। मैं ऊपर देखता हूं तो सेरेना को दरवाजे पर वेट करते हुए पाता हूं। ऐसा लगता है जैसे वो मेरा ही इंतजार कर रही थी। मुझे देखकर उसकी आंखें अनिश्चितता से फड़कती हैं। उसकी आवाज में हिचकिचाहट है। तुम कहाँ थे? मैं अपनी चाबी से दरवाजा खोलता हूं। मेरी टोन शांत है। क्या तुम्हें कोई काम था? सेरेना अपने हाथ पॉकेट्स में डाल लेती है और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ नहीं, फोरकास्ट ने बस कहा है कि कल भारी तूफान आएगा, इसलिए अगर जरूरत ना हो तो बाहर मत जाना। वो क्लियरली कल मुझे ना ढूंढ पाने से डर रही है और वो ऐसा बचकाना बहाना बनाकर आई है। मुझे हंसी आ रही है लेकिन मैं इसे दबा लेता हूं और बस सिर हिला देता हूं। समझ गया। मेरे इस बेरुखे एक्सप्रेशन को देखकर सेरेना के अंदर एक घबराहट की अजीब सी लहर उठती है। उसने महसूस किया है कि मेरा बिहेवियर आजकल अजीब रहा है, लेकिन असल में क्या गड़बड़ है वो कह नहीं पा रही है। मेरे जाने वाले दिन मैं जल्दी उठ जाता हूँ। दोपहर 2 बजे मेरी फ्लाइट होने के कारण मेरे पास जो कुछ भी बचा था मैं उसे फेंक देता हूँ। खाली कमरे को देखते हुए जहाँ केवल 2 सूटकेस बचे हैं, मैं राहत की एक लंबी सांस लेता हूँ। 11 बजे डोरबेल बजती है। मैं दरवाज़ा थोड़ा सा खोलता हूँ और सेरेना के क्लोज फ्रेंड्स को देखता हूँ। ईथन, हम जानते हैं कि तुम इस पूरे समय सेरेना की कंडीशन से तंग आ चुके हो। तुम्हारे पास कोई एनर्जी नहीं बची है। डॉक्टर ने उस दिन कहा था कि वो टाइम पर अपनी मेडिसिन ले रही है और वो धीरे धीरे ठीक हो रही है, इसलिए अब चिंता मत करो। हाँ, हम भी उम्मीद करते हैं कि सेरेना जल्द ही अपनी मेमोरी रिकवर कर लेगी। हर कोई आपकी शादी में शामिल होने का वेट कर रहा है। आज इत्तेफाक से आपकी 7वीं एनिवर्सरी है और हमने आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज तैयार किया है। मैं चुपचाप सुनता हूं जो लाइंस उन्होंने पहले से तैयार की थीं और सिर्फ एक सवाल के साथ उनका साथ देता हूं। कैसा सरप्राइज? हमारे साथ चलो और तुम खुद देख लोगे। इससे पहले कि मैं जवाब दे पाऊं, उनमें से एक का फोन बजता है। 1 मिनट बाद वे अपनी बात बदल देते हैं। ईथन, कुछ काम आ गया है। सरप्राइज के लिए शायद थोड़ा वेट करना पड़े। तुम अपना आज का दिन कंटिन्यू करो, हम आज रात तुम्हें पिक करने आएंगे। इसके साथ ही वे बारिश में चले जाते हैं। एक बार जब उनकी कार मूसलाधार बारिश में गायब हो जाती है, मैं मुड़ता हूं और अपना सामान बाहर निकालता हूं। 10 मिनट बाद दरवाजे पर एक टैक्सी आकर रुकती है। ड्राइवर मेरा सामान उठाता है और आगे बढ़ता है। मैं विला छोड़ देता हूं। जैसे ही मैं पड़ोसी के गेट पर खड़ी कार के पास से गुजरता हूं, मुझे अंदर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। मैं उस स्पोर्ट्स कार पर एक नजर डालता हूं जो और भी तेजी से हिल रही है। मेरा सिर चकरा जाता है और मैं अपने कदम तेज कर लेता हूं। पूरे दिन जो बारिश हो रही थी वो आखिरकार रुक जाती है। एक सैटिस्फाइड सेरेना कार का दरवाजा खोलती है और बाहर की तरफ हाथ हिलाती है, डेमन को इशारा करते हुए, जो अभी भी बाहर निकलने के लिए अपने बटन बंद कर रहा है। वो अपना मुंह बनाता है और उसे घूरता है, फिर नीचे झुकता है और एक किस चुराने की कोशिश करता है। डैशबोर्ड स्क्रीन पर टाइम देखते हुए सेरेना उसे अवॉइड करने के लिए अपना सिर घुमा लेती है। बारिश रुक गई, लेकिन सेरेना उसकी बात बीच में ही काट देती है। उसकी आवाज में एक ऐसा रोब है जो कोई विरोध बर्दाश्त नहीं करता। मैंने तुम्हें शुरू से ही बताया था कि हम सिर्फ 2 महीने का गेम खेल रहे थे। टाइम अब खत्म हो गया है। अब तुम्हारे स्टेज से बाहर जाने का समय आ गया है। जब कार होटल के बाहर रुकती है तो वो मेन हॉल में नहीं जाती, वो सीधे ऊपर की ओर जाती है। पूरी दोपहर मटर गश्ती करने के बाद उसके कपड़े सुकड़ गए हैं। उसे फ्रेश होने की जरूरत है। बाथरूम में कदम रखने से पहले वो अपने फ्रेंड्स को कॉल करती है और उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस देती है। दूसरी तरफ की लड़कियां एक साथ हंसने लगती हैं। सेरेना, चिंता मत करो, ईथन आज सुबह आने के लिए अग्री हो गया था। हम उसे पिक करने के लिए रास्ते में ही हैं। हाँ, तुम्हें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि तुम बाद में कैसे परफॉर्म करोगी। ये आसान नहीं होगा। वो 2 महीने से परफॉर्म कर रही है, एक भी चूक नहीं हुई है। तुम किस बात से डर रही हो? ईथन तो सेरेना के प्यार में पूरी तरह पागल है। वो किसी चीज पर शक नहीं करेगा। सेरेना को उनकी बकवास सुनने की कोई परवाह नहीं है। वो हंसती है, उन्हें हल्के से डांटती है और अपना फोन सोफे पर फेंक देती है।
आधे घंटे बाद वो अपने बाल सुखाते हुए बाहर आती है और सुनती है कि उसका फ़ोन नॉनस्टॉप बज रहा है। जैसे ही वो स्क्रीन पर देखती है और 20 से ज़्यादा मिस्ड कॉल्स पाती है, उसकी धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। घबराहट को दबाते हुए वो आंसर बटन दबाती है। इतनी सारी कॉल्स, क्या बात है सेरेना? हमने 10 मिनट से ज़्यादा तक विला के दरवाजे को खटखटाया लेकिन ईथन बाहर नहीं आया। वो मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा है और उसका फ़ोन बंद है। हम क्या करें? हम उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सेरेना की भौहें किस जाती हैं। उसका अच्छा मूड खराब हो जाता है। वो शायद सो रहा होगा। मेरे घर जाओ, मेरे डैड से स्पेयर चाबी लो और अंदर जाकर चेक करो। लड़कियां अग्री कर जाती हैं। सेरेना अपनी कनपटी दबाती है, फ्रेश कपड़े बदलती है और आज के प्लान को अपने दिमाग में दोहराती है। एक बार रेडी होने के बाद वो अपना सामान उठाती है और नीचे की ओर चल देती है। होटल का मैनेजर उसे देखता है और पूरी अटेंटिवनेस के साथ पास दौड़ कर आता है। मिस सेरेना, प्लीज़ एक बार सेटअप देख लीजिए। अगर ऐसी कोई चीज़ है जिससे आप खुश नहीं हैं तो हम इसे तुरंत एडजस्ट कर देंगे। सेरेना कमरे को एक क्विक स्कैन देती है और सेटिस्फाइड होकर सिर हिलाती है। ये अच्छा है। उसकी अप्रूवल मिलने पर मैनेजर और भी ज़्यादा चापलूसी भरी स्माइल देता है। मिस सेरेना, जब तक आप खुश हैं, एक्चुअली हम हर चीज़ को बिल्कुल वैसे ही रेप्लिकेट कर पाए, इसका क्रेडिट आपके मंगेतर को जाता है। कुछ सेंटर पीसेस थे जिनकी एग्जैक्ट पोजीशन मुझे याद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने उन्हें कंफर्म करने के लिए यहाँ बुलाया था। मंगेतर। इन शब्दों को सुनते ही सेरेना के चेहरे के एक्सप्रेशंस तुरंत फ्रीज हो जाते हैं। वो अपने सामने खड़े आदमी को घूर कर देखती है। उसकी आवाज़ में गुस्सा मिला हुआ है। किसने कहा था तुमसे उससे कांटेक्ट करने के लिए? ये उसके लिए एक सरप्राइज होने वाला था। क्या तुम ये नहीं जानते थे? मैनेजर इतना डर जाता है कि वो बमुश्किल बोल पाता है। मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने उन्हें हेल्प के लिए यहाँ बुला लिया। आपने ये नहीं कहा था कि इसे एक सीक्रेट रखना है। मुझे लगा कि चूंकि आपकी पहले से ही सगाई हो चुकी है तो 1 महीने से ज़्यादा की प्लानिंग बर्बाद हो गई है। सेरेना का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो अपनी मुट्ठी कसकर भींच लेती है और ब्लास्ट होने ही वाली होती है, तभी उसकी फ्रेंड का कॉल दोबारा आ जाता है। सेरेना, कुछ गड़बड़ है। ईथन गायब है। इसे मैनेजर की कही बात से कनेक्ट करते हुए सेरेना को महसूस होता है कि उसका सिर घूम रहा है। जाओ उसे ढूंढो। उसकी इस गुस्से भरी चीख को सुनकर दूसरी तरफ की लड़कियां लगभग रोने लगती हैं। ऐसा नहीं है कि हम ढूंढ नहीं रहे हैं। विला को पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। हमने सिक्योरिटी कैमरेस चेक किए। उसने आज सुबह सब कुछ फेंक दिया था और दोपहर में वो अपने सूटकेस लेकर निकल गया। हमें नहीं पता कि वो कहाँ गया। हर एक शब्द सेरेना के कानों पर बिजली की तरह गिरता है। वो अपनी जगह पर फ्रीज खड़ी रह जाती है। दोपहर, एक टैक्सी, वे सभी यादें जिन्हें उसने इग्नोर किया था बाढ़ की तरह वापस आ जाती हैं। अनजान मैनेजर समझाना जारी रखता है। एक्चुअली अगर मैं उसे फ़ोन नहीं भी किया होता तो ऐसा लग रहा था कि उसे पहले से ही सब पता था। उस दिन उसने मुझसे कई सवाल पूछे थे। जाने से पहले उसने मुझे एक बॉक्स दिया और मुझसे इसे आज रात आपको सौंपने के लिए कहा। मैनेजर वो सामान आगे बढ़ाता है। दोनों हाथों से बढ़ाए गए विन बॉक्स को देखते हुए सेरेना को महसूस होता है कि वो सांस नहीं ले पा रही है। उसके कांपते हुए हाथ इसे खोलते हैं और उसे तुरंत अंदर एक ब्रिलियंट एंगेजमेंट रिंग दिखती है जिसके बगल में एक सिंगल पिंक बटन रखा है। वो उस बटन को घूरती है और उसे अचानक 3 दिन पहले होटल से निकलते समय डमीन की शिकायत याद आती है। अगली बार जब हम बाहर हों तो थोड़ा आराम से रहा करो। तुमने मेरी शर्ट का एक बटन ही तोड़ दिया। सेरेना की बॉडी का खून बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। वो मैनेजर का कॉलर पकड़ लेती है। उसकी खून जैसी लाल आंखें गुस्से से फटी की फटी रह जाती हैं। ये कौन सी डेट की बात है? 3 दिन पहले की। मिस्टर एथन दोपहर 2 बजे आए थे और 5 बजे तक नहीं गए। ये जवाब सुनकर सेरेना लगभग ढह जाती है। वो रिंग छीनती है, एक पागल औरत की तरह अपनी कार की तरफ भागती है और 1 दर्जन रेड लाइट्स तोड़ देती है। वो 10 मिनट में घर पहुंच जाती है। बगल वाला विला पूरी तरह से रोशन है। वो सीधे अंदर घुस जाती है। उसके फ्रेंड्स ने फर्श खोदने के अलावा पूरे घर को तहस नहस कर दिया है, फिर भी उन्हें एथन से रिलेटेड कुछ नहीं मिला। उसे आते देखकर वे भागकर पास आते हैं। सेरेना, हमें यहाँ बालों का एक सिंगल टुकड़ा तक नहीं मिला। हमें सचमुच नहीं पता कि वो कहाँ गया। मैंने किसी से चेक भी करवाया था। पिछले 1 महीने में कैपिटल छोड़ने वाले किसी भी ट्रैवलर की लिस्ट में एथन का नाम नहीं है। बुरी खबरों का ये सिलसिला सेरेना के दिल को सीधे खाई में भेज देता है। पैनिक होकर वो अपना फ़ोन उठाती है और मुझे कॉल करती है, लेकिन उसे सिर्फ वही ठंडी फ़ोन बंद है वाली टोन मिलती है। वो जितने भी मैसेज भेजती है वे सब बाउंस बैक हो जाते हैं। रेड एक्सक्लेमेशन मार्क्स का एक समंदर उसे चक्कर में डाल देता है। उसके फ्रेंड्स ने उसे पहले कभी इतना परेशान नहीं देखा था। वे उसे कंफर्ट करने के लिए दौड़ते हैं। सेरेना, खुद को संभालो। वो अभी अभी गया है। उसे ढूंढने के लिए अभी भी टाइम है। हाँ, बस उसके फ़ोन को लोकेट करो। हम उसे डेफिनेटली ढूंढ लेंगे। इन आइडियाज़ को सुनकर सेरेना थोड़ा कंपोजर वापस पाती है। वो तुरंत अपनी सेक्रेटरी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैसेज करती है। 1 घंटे के बाद जो 1 साल जैसा महसूस होता है। सेरेना की सेक्रेटरी रिप्लाई करती है, मिस सेरेना, हमें मिल गया।
उनका फ़ोन बस स्टेशन के एक कचरे के डिब्बे में है। हम अब अर्जेंटली पैसेंजर लिस्ट चेक कर रहे हैं। ये बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है, लेकिन कोई लीड ना होने से तो कहीं बेहतर है। सरीना शांत नहीं बैठ पाती। अपने फ्रेंड्स के विरोध को इग्नोर करते हुए वो सीधे बस स्टेशन की तरफ निकल जाती है। जैसे ही वो पहुंचती है, सेक्रेटरी उसे वो साफ किया हुआ फ़ोन सौंप देती है। वो पासवर्ड एंटर करती है और पाती है कि सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स वाइप कर दिए गए हैं और कॉन्टैक्ट लिस्ट पूरी तरह से डिलीट कर दी गई है। सिर्फ एक नाम बचा है, डमेन। उस नाम को देखते ही सरीना की पूरी बॉडी में ठंडा पसीना आ जाता है। वो खुद को संभालने में काफ़ी समय लेती है, इससे पहले कि आखिरकार वो चार्ट ओपन करने की हिम्मत जुटा पाए। लेटेस्ट मैसेज एक वीडियो है जो डमेन ने आज दोपहर भेजा था, जिसे एक कार के अंदर फिल्माया गया था। बैकग्राउंड देखकर सरीना गेस कर लेती है कि वीडियो में क्या है। वो उसे ओपन करने की हिम्मत नहीं कर पाती। वो ऊपर की तरफ स्क्रॉल करती है। टेक्स्ट मैसेजेस के साथ मिक्स्ड दिन के 3 या 4 वीडियो। अनजान होने का नाटक करना बुरा लगता है ना? एथन, इस तरह खिलवाड़ होने के बाद भी तुम इसे कैसे बर्दाश्त कर लेते हो? तुम्हारी मंगेतर की डिज़ायर बहुत ज़्यादा है और तुम बेड पर बहुत ठंडे हो। अगर तुम सचमुच शादी कर लेते हो तो मैं शर्त लगाता हूं कि वो शादी 3 महीने भी नहीं टिकने वाली। क्या तुम सचमुच उससे शादी करने जा रहे हो? जनवरी से दिसंबर तक 30 दिनों का हर एक दिन इन तानों से भरा हुआ है। सरीना का दिमाग गुस्से से भर जाता है। उसके अंदर अब सिर्फ एक ही थॉट बचा है, डमेन का सामना करना। वो तेज स्पीड से घर भागती है और जैसे ही वो कार से बाहर कदम रखती है, उसे दरवाजे पर सामान का ढेर लगा हुआ दिखता है। डमेन सर्वेंट्स को सामान शिफ्ट करने का डायरेक्शन दे रहा है। उसे वापस आते देखकर वो तुरंत उससे चिपक जाता है। तुम वापस क्यों आ गई? मुझे छोड़ने का मन नहीं कर रहा था ना? मुझे किस करो और मैं रुक जाऊंगा। अपने चेहरे से महज कुछ इंच की दूरी पर उस हैंडसम चेहरे को देखते हुए सरीना अब खुद को नहीं रोक पाती। वो अपना हाथ उठाती है और अपनी पूरी ताकत से उसे एक थप्पड़ मारती है। एक तेज कड़कती आवाज के साथ डमेन जमीन पर गिर जाता है। उसका पीला गाल लाल हो जाता है और सूज जाता है। वो अविश्वास से ऊपर देखता है। सरीना, तुमने ऐसा क्यों किया? सरीना बोलने के लिए बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो फोन उसकी तरफ फेंकती है। उसकी आंखें ठंडे गुस्से से चमक रही हैं। जैसे ही डमेन फोन उठाता है और स्क्रीन देखता है, उसकी बॉडी का हर एक बाल खड़ा हो जाता है। वो कांपने से खुद को नहीं रोक पाता। एक पल में उसके दिमाग में हजारों थॉट्स दौड़ जाते हैं। वो समझाने के लिए हाथ पैर मारता है। सरीना, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एक्चुअली एथन ने मुझे पहले ऐड किया था। वो तुम्हारी फेक एमनीशिया के बारे में पहले से जानता था। मैं बस तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसी वजह से मुझसे ये गलती हो गई। इस समय सरीना के लिए ये शब्द आग में घी डालने जैसे हैं। वो अपने इमोशन से कंट्रोल खो देती है, अपने बॉडीगार्ड्स को उसे ऊपर खींचने का ऑर्डर देती है और उसकी गर्दन को जानलेवा पकड़ से दबोच लेती है। दम घुटने के कारण डमेन डेस्परेटली छटपटाने लगता है। उसका चेहरा लाल से बैंगनी होने लगता है। ठीक उसी पल जब उसे लगता है कि उसका गला घोटकर उसे मार दिया जाएगा, उसके फ्रेंड्स देर से वहां पहुंचते हैं और ये सीन देखते हैं। उनके चेहरे डर से सफ़ेद पड़ जाते हैं और वे उसे बचाने के लिए आगे दौड़ते हैं। सरीना, शांत हो जाओ। इस समय सबसे अर्जेंट चीज़ एथन को ढूंढना है। हाँ, वो हमारे हाथों में है। हम इस हिसाब को बाद में चुकता कर सकते हैं। ये सुनकर सरीना आखिरकार रुक जाती है। वो फर्श पर गिरे हुए उस आदमी पर एक आखिरी नज़र डालती है। उसकी आवाज़ रोंगटे खड़े कर देने वाली ठंडी है। उसे मैडम वेरा के पास भेज दो। उस नाम को सुनते ही डमेन, जो सेमी कॉन्शियस अधमरा सा था, अचानक होश में आ जाता है। वो रेंगता हुआ सरीना के पास जाता है और उसके पैर पकड़ लेता है। उसकी आवाज़ गिड़गिड़ाहट से भरी है। सरीना, नहीं सरीना, मैं 2 महीने तक तुम्हारे साथ था। मुझे इस बार बख्श दो, बस मुझे जाने दो और मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगता हूं। सरीना कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखाती। उसके फ्रेंड्स की एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं होती। वे उसे कार में घसीटते हैं। डमेन खुद को छुड़ा नहीं पाता। वो रियर व्यू मिरर में घर को छोटा होता देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। उसकी डेस्परेट चीखें कार में गूंजती हैं। लड़कियों के चेहरे ठंडे पड़ जाते हैं। अगर तुम सीधे रहते, मुसीबतों से दूर रहते, पैसे लेते और चले जाते तो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाती। लेकिन नहीं, तुम अपनी औकात नहीं जानते थे और तुमने जाकर एथन को प्रवोक कर दिया। तुम इसी के लायक थे। इससे सबक सीखो। मैडम वेरा के यहाँ ओबीडियंट बनकर रहना और शायद तुम्हारी जान बच जाए, वरना उनके लोगों के तरीकों से तुम बहुत सारे टॉर्चर की उम्मीद कर सकते हो। फ्लाइट सबू मेजबर्न में लैंड करती है।
मैं सोचता हूँ कि एक रात होटल में आराम करता हूँ, फिर अपना सामान उस अपार्टमेंट में ले जाता हूँ जिसे मैंने पहले से अरेंज किया था। अगले कुछ दिनों में मैं बहुत सारी डेली नेसेसिटीज़ खरीदता हूँ। खाली कमरा धीरे धीरे भरने लगता है। जैसे ही मैं चीज़ों को सॉर्ट करता हूँ, मैं अपने फ्यूचर रूममेट के साथ कॉन्टैक्ट में रहता हूँ जो कुछ दिनों बाद आने वाला है। धीरे धीरे मैं लोकल लाइफ के लिए अडैप्ट यानी ढल जाता हूँ। अपनी कुकिंग स्किल्स की बदौलत मैं आसानी से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के सर्कल में ब्लेंड हो जाता हूँ और बगल के 2 लड़कों के साथ फ्रेंड बन जाता हूँ। वे मुझे सिटी एक्सप्लोर कराने के लिए बाहर ले जाते हैं, मुझे पास के रेस्टोरेंट्स और लोकल अट्रैक्शन से इंट्रोड्यूस कराते हैं। कुछ दिन साथ रहने के बाद मेरी फोटोग्राफी स्किल्स को मेरे नए फ्रेंड्स से रिकग्निशन मिलती है और मैं लोकल फोटोग्राफी कम्युनिटी में भी शामिल हो जाता हूँ। मेलबर्न में अपने 10वें दिन में अपना पहला फोटोग्राफी जॉब पूरा करता हूँ। मैं अपने अकाउंट में नए डिपॉजिट हुए $300 को देखता हूँ और सेटिस्फाइड फील करता हूँ। अगली सुबह मेरा नया रूममेट लियो भी आ जाता है। हम जल्दी ही क्लोज फ्रेंड्स बन जाते हैं। दिन बीतते जाते हैं। कॉलेज शुरू होने वाला है। क्लासेस शुरू होने से एक दिन पहले मैं खुद पूरा खाना बनाता हूं और अपने बनाए हुए फ्रेंड्स को डिनर पर इनवाइट करता हूं। 1 महीने साथ रहने के बाद हर कोई काफ़ी करीब आ गया है। कुछ ड्रिंक्स के बाद हम एक साथ जुट जाते हैं और गॉसिप शुरू कर देते हैं। मुझे नहीं पता कि किसने शुरू किया, लेकिन हर कोई अपने अपने एक्सेस के बारे में बड़बड़ाने लगता है। लियो हंसता है और कैजुअली पूछता है, सबकी बारी आ चुकी है। इथिन, क्या तुम्हारे पास हमसे शेयर करने के लिए कोई सीक्रेट्स हैं? मेरे चेहरे की स्माइल फ्रीज हो जाती है। जब बाकी लोग शेयर कर रहे थे तो कुछ ने अपने एक्स द्वारा धोखा दिए जाने का मेंशन किया था। सुनते समय मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया था, लेकिन जब टॉपिक सचमुच मेरी तरफ मुड़ता है तो मुझे शब्द बोलना मुश्किल लगता है। इतने समय के बाद सेरेना का नाम सोचकर मुझे अब कोई दुख महसूस नहीं होता, लेकिन मुझसे 2 या 3 साल छोटे लड़कों के ग्रुप के सामने जो अभी अभी स्कूल से निकले हैं और दुनिया के बारे में मासूम हैं, मुझे नहीं पता कि कैसे बोलूं। आखिरकार 10 साल का साथ, एक 7 साल का रिलेशनशिप, शादी से सिर्फ 1 या 2 महीने की दूरी, और जब पहला प्यार धोखा दे तो ये बहुत ट्रैजिक लगता है। मैं उनके चेहरों पर दया या सिंपैथी नहीं देखना चाहता। 10 सेकंड की खामोशी लियो को कुछ असामान्य होने का एहसास करा देती है। वो मुझे अजीब स्थिति से बचाने के लिए टॉपिक को दूसरी तरफ मोड़ देता है। जब हम पेट भर खा पी लेते हैं और गैदरिंग खत्म होती है तो लियो आकर माफी भी मांगता है। ईथन, मेरा वो मतलब नहीं था, आई एम सॉरी। मुझे पता है कि वो जानबूझकर नहीं था। मैं बस मुस्कुराता हूं और हाथ हिलाकर बात टाल देता हूं। अपने बेडरूम में वापस आकर मैं अपना फोन खोलता हूं और उस नए अकाउंट में लॉगिन करता हूं जिसे मैंने 1 महीने पहले रजिस्टर किया था। कई फ्रेंड्स मुझे नॉन स्टॉप मैसेजेस भेज रहे हैं। मैं हर एक को उनकी चिंता के लिए थैंक्स कहते हुए रिप्लाई करता हूं। मार्कस तुरंत रिप्लाई करता है, ईथन, तुम विदेश गए और दुनिया के नक्शे से ही गायब हो गए। तुमने मुझे बुरी तरह डरा दिया था। बस स्क्रीन को देखकर मैं इमेजिन कर सकता हूं कि वो इस समय किस टोन का यूज कर रहा है। मैं एक हल्की सांस लेता हूं और जल्दी से माफी मांगता हूं। उसे बताता हूं कि मैं सेफ हूं। हम दोनों एक दूसरे की रीसेंट लाइफ के बारे में बातें करते हैं, जब तक कि मैं बातचीत के बीच में ही सो नहीं जाता। जब मैं अगले दिन उठता हूं तो मुझे मार्कस के 99 मैसेजेस दिखते हैं। मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक एक करके उन्हें देखते हुए मुझे एहसास होता है कि उनमें से ज्यादातर सेरेना के बारे में है। तुम्हारे जाने के बाद सेरेना हर कुछ दिनों में मेरे पास आती रही और पूछती रही कि तुम कहाँ गए। चिंता मत करो, मैंने अपना मुंह बंद रखा, एक शब्द नहीं कहा। अच्छा हुआ कि तुम एयरपोर्ट जाने से पहले बस स्टेशन पर रुक गए थे। वो अभी भी सोचती है कि तुम हाई स्पीड रेल से गए हो और पूरे देश में तुम्हें ढूंढ रही है। मैंने सुना है कि सेरेना दिनों से बार में ड्रिंक कर रही है। कुछ दिन पहले उसने इतना ड्रिंक किया कि उसके पेट से ब्लीडिंग होने लगी और उसे हॉस्पिटल भेजना पड़ा। उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। वो तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढने भी गई थी, लेकिन तुमने तो बहुत पहले ही उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं होगा। सेरेना के बारे में इन मैसेजेस को पढ़कर मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। दूर बहती साफ नदी को देखते हुए मेरे विचार बहुत दूर चले जाते हैं। जब मैं 12 साल का था, मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया और दोनों ने नई फैमिलीज शुरू कर ली। कोई भी मुझे नहीं चाहता था, इसलिए उन्होंने मुझे मेरी दादी के पास छोड़ दिया जो अकेली रहती थी। जिस साल मैं 17 साल का हुआ, दादी का देहांत हो गया। मैं अपनी फैमिली में अकेला बचा था। 18 साल की उम्र में जब मैं सेरेना के साथ रहने के लिए अग्री हुआ तो उसने वादा किया था कि वो मुझे एक घर देगी। मैंने उसकी बात पर यकीन किया और 7 साल तक वेट किया, सिर्फ एक हास्यास्पद एमनीजिया स्कैम यानी याददाश्त जाने का नाटक और उसकी चीटिंग की रियलिटी का सामना करने के लिए। उन लंबे 30 दिनों को मुड़कर देखता हूं तो मैं अभी भी कांप जाता हूं। शुक्र है ये सब अब मेरे पीछे छूट चुका है। मैं पर्दा हटाता हूं और चमकदार धूप अंदर आ जाती है जो मेरे अंदर की ठंडक को दूर भगाती है। 8 बजे का अलार्म बजता है। मैं कपड़े बदलता हूं, अपना बैग उठाता हूं और लियो के साथ कॉलेज के लिए निकल जाता हूं। फ्रेशमैन ओरिएंटेशन ऑडिटोरियम में हो रहा है। मैं एनर्जेटिक यंग लोगों की भीड़ के बीच बैठता हूं, प्रिंसिपल के गंभीर शब्दों को सुनता हूं। अवास्तविकता का जो बादल मेरे दिल पर छाया हुआ था वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। मेरा फ्यूचर आखिरकार शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ जैसे ही सेरीना की आंख खुलती है, डिसइंफेक्टेंट की तेज स्मेल उससे टकराती है।
अल्कोहल के आफ्टर इफेक्ट्स अभी भी बने हुए हैं। उसका सिर भारी और चकरा रहा है, उसका पेट खट्टा है और हल्के दर्द से दुख रहा है। वो खालीपन से चारों ओर घूमती है क्योंकि उसका धुंधला दिमाग धीरे धीरे साफ होता है। उसकी देखभाल कर रहे स्टर्लिंग फैमिली के मेंबर्स देखते हैं कि वो जाग गई है। वे राहत की सांस लेते हैं, लेकिन उनके चेहरे गंभीर बने रहते हैं। तुम एक आदमी के पीछे कब तक ये सब जारी रखोगी? उसके फ्रेंड्स भी चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं और ईमानदारी से उसे समझाने की कोशिश करते हैं। ईथन को गए हुए 1 महीना हो चुका है और उसकी तरफ से कोई खबर नहीं है। वो क्लियरली ये जानबूझकर कर रहा है। सेरेना, इसे जाने दो। तुम्हें कैसा आदमी नहीं मिल सकता? तुम क्यों खुद को इसी एक पेड़ पर फांसी लगाना चाहती हो? सेरीना ने इस पिछले महीने में ये शब्द अनगिनत बार सुने हैं। वे कभी उसके दिल में नहीं उतरे और अब वे बस हवा की तरह उसके पास से गुजर जाते हैं। उसकी लाल आंखों में कोई फोकस नहीं है और वे बेजान हैं। उसके पतले होंठ कसकर भिंचे हैं। उसके बिना मेकअप वाले चेहरे पर जिद के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। उसे सेल्फ डिस्ट्रक्शन की इस स्टेट में डूबा देखकर मिसेस स्टर्लिंग अपना गुस्सा नहीं रोक पाती। वो आखिरकार ब्लास्ट हो जाती हैं। तुम स्टर्लिंग फैमिली की इकलौती बेटी हो। स्टर्लिंग ग्रुप का फ्यूचर तुम्हारे कंधों पर है और तुम दिन ब दिन रोमांस में डूबी हुई हो। ये कैसा लगता है? मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूं, मैंने पहले ही तुम्हारा नया दूल्हा चुन लिया है। तुम आज से 5 दिन बाद शादी में शामिल होगी। अगर तुम ऐसे ही इमेच्योर बनी रहीं तो खुद को स्टर्लिंग मत कहना। इसके साथ ही मिसेस स्टर्लिंग उसकी तरफ एक नज़र भी नहीं डालती। वो दरवाज़ा जोर से बंद करके बाहर निकल जाती हैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। उसके फ्रेंड्स की सांस लेने तक की हिम्मत नहीं होती। सेरीना खुद को संभालती है। उसकी आवाज़ भारी और थकी हुई है। मेरी माँ ने किसे चुना है? सेबेस्टियन, हेस फैमिली का तीसरा बेटा। सेरीना एक ठंडी सांस लेती है। उसकी आंखें बर्फीली हो जाती हैं। जाओ उससे कह दो, मेरी शादी का फैसला मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता। अगर वो समझदार है तो वो खुद ही ये एंगेजमेंट कैंसिल कर देगा, वरना हेस फैमिली को कोई रिस्पेक्ट न देने के लिए मुझे ब्लेम मत करना। ये सुनकर लड़कियों को पहले से ही पता है कि सेरीना इसे आसानी से नहीं छोड़ेंगी, लेकिन ये सोचकर कि मिसेस स्टर्लिंग अभी कितनी गुस्से में थीं, उनके पास खुद को मजबूत करने और उसे समझाने की कोशिश करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सेरेना, हमारे सर्कल में शादी सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है। मिसेस स्टर्लिंग ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया है और हेस फैमिली ऐसी नहीं है जिससे पंगा लिया जा सके। शायद इसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। हाँ, इन्विटेशंस पहले ही भेजे जा चुके हैं। कमान से तीर छूट चुका है। एक नया दूल्हा बस एक नया दूल्हा है। भले ही ईथन वापस आ जाए, वैसे भी उसका बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है। सेरीना ने उम्मीद नहीं की थी कि उसके बचपन के फ्रेंड्स भी ऐसी गंदी बातें कहेंगे। उसका चेहरा तुरंत काला पड़ जाता है। वो उन पर एक तीखी नज़र डालती है। अगर तुम लोग ऐसी बातें करना जारी रखोगे तो बाहर निकल जाओ। इस लाइफ में मेरा हस्बैंड सिर्फ और सिर्फ ईथन ही होगा। वो जो कोई भी हो, मैं उनमें से किसी से शादी नहीं करूंगी। ये देखकर कि वो नहीं सुनेगी, उसके फ्रेंड्स आग में घी डालने की हिम्मत नहीं करते। वे अपना मुंह बंद करते हैं और चुपचाप बाहर खिसक जाते हैं। कमरे में सिर्फ सेरीना रह जाती है। वो अपनी आंखें बंद करती है और अनगिनत इमेजेस उसके दिमाग में फ्लैश होती हैं। हर सुबह जाने से पहले मैं उसके कपड़े ठीक करता था और उसके बीमार होने पर उसके लिप्स के कोने पर किस करता था। मेरी चिंता के आंसू, गरम दवाई जो मैं उसके हाथ में लाता था, हर एनिवर्सरी के लिए जो सरप्राइजेस मैंने केयरफुली प्रिपेयर किए थे, साल दर साल साथ रहने का वादा, वे सभी छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें उसने कभी ग्रांटेड मान लिया था, अब ऐसी चीज़ें बन गई हैं जिनके लिए वो सिर्फ तरस सकती है। अपनी सेक्रेटरी द्वारा भेजे गए मैसेज को देखते हुए, जिसमें लिखा है, अभी भी मेरा कोई सुराग नहीं है, सेरीना का जख्मी दिल फिर से बुरी तरह दुखता है। वो उस छोड़े हुए फ़ोन को कसकर पकड़ लेती है, जैसे कि उम्मीद की आखिरी किरण को थामे हुए हो। सेरेना, हमने सेबेस्टियन से बात की। उसने कहा कि उसके पेरेंट्स ने ये शादी अरेंज की है। वो अपने बड़ों की इच्छा को फॉलो कर रहा है और इसे कैंसिल नहीं करेगा। अब हम क्या करें? ये सुनकर सेरीना का दिल बैठ जाता है। उसकी आंखों में क्रूरता की एक चमक आती है। चूंकि वो नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है, तो हम देख लेंगे। उसकी टोन सुनकर उसके फ्रेंड्स के अंदर एक सहरन दौड़ जाती है। हेस फैमिली भी कैपिटल में एक जाना माना घराना है। सेरेना, तुम क्या प्लान कर रही हो? प्लीज़ कुछ भी रेकलेस मत करना। सेरेना उन पर एक नज़र डालती है लेकिन कोई जवाब नहीं देती। वो सब्जेक्ट बदल देती है। डेमन का क्या हुआ? उसके फ्रेंड्स उसके बारे में पूरी तरह भूल चुके हैं। वे एक दूसरे को देखते हैं। हमें नहीं पता। हमें मैडम वेरा से पूछना होगा। वे कॉल करने ही वाले होते हैं कि सेरीना, जिसके पास अपने गुस्से को निकालने का कोई रास्ता नहीं है, उन्हें रोक देती है और खुद जाने का फैसला करती है।
वो अपने प्राइवेट बूथ में एंटर करती है, बैठती है और मैडम वेरा एक आदमी को साथ लेकर अंदर आती हैं। सिरेना को देखते ही उनका चेहरा चापलूसी भरी स्माइल से भर जाता है। मिस सिरेना, मैं उस आदमी को ले आई हूं जिसे आपने मांगा था, एक बार देख लीजिए। वो अपने पीछे दुबके हुए आदमी को आगे धकेल देती हैं। डेमन अब सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया है। उसकी खुली बाहें और जांघें गहरे बैंगनी रंग के चोट के निशानों से ढकी हैं। वो पूरी तरह कांप रहा है। उसकी तरफ आंख उठाकर देखने तक की हिम्मत नहीं है। उसकी आवाज गहरे डर से भरी है। सिरेना, सिरेना। सिर्फ 1 महीने में वो कभी चमकने वाला हैंडसम आदमी इस हालत में पहुंच गया है। कमरे में हर कोई शॉक्ड है। सिर्फ सरीना कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखाती। वो अपने सामने खड़े आदमी को घूरती है। वे नफरत से भरी आंखें अब अंतहीन पछतावे से ओवरफ्लो हो रही हैं। कमरे में लंबी आहें भर जाती हैं। काश उसे पहले पता होता, 2 महीने पहले इसी बूथ में कहे गए शब्दों को याद करते हुए। लड़कियों को अब जाकर एहसास होता है कि वे नशे में किए गए मजाक सच हो चुके हैं। यहां तक कि व्हाइट फैमिली की दूसरी बेटी भी उस आदमी को ट्रैक करने में कामयाब रही जिसे वो चाहती थी। लेकिन ईथन बिना किसी सुराग के गायब हो चुका है, पूरी तरह से चला गया है। पिछले 1 महीने में उन्होंने अपने हर कनेक्शन और रिसोर्स का यूज किया है। उन्होंने हर इमेजिनेबल जगह पर तलाश की है, फिर भी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। इतनी थॉरो सर्च के बाद कोई इंसान अपना नामो निशान कैसे नहीं छोड़ सकता? ये इम्पॉसिबल पहेली उन सभी को परेशान कर रही है। सेमेस्टर का 1 हफ्ता बीतने के बाद मैं धीरे धीरे कैंपस लाइफ में सेटल हो जाता हूँ। मैं टाइम पर उठता हूँ, क्लासेस अटेंड करता हूँ, टीचर्स और क्लासमेट्स के साथ एकेडमिक टॉपिक्स डिस्कस करता हूँ और अपना फ्री टाइम कुछ क्लोज फ्रेंड्स के साथ बिताता हूँ। अगर मेरी पुरानी लाइफ उथल पुथल वाली लहरों का समुद्र थी, तो मेरी अब की लाइफ एक शांत झील की तरह है। मैं इस रेयर पीस और सेरेनिटी का मजा लेता हूँ और खुद को इसमें डूबने देता हूँ। बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। सैटरडे आफ्टरनून को लियो और मैं खाना पचाने के लिए पार्क में वॉक करने जाते हैं। जब हम वापस आते हैं तो मेरा फ़ोन मैसेजेस से भरा होता है। कई फ्रेंड्स ने मुझे एक ही लिंक भेजा है। जैसे ही मैं इसे खोलता हूं, मुझे सेरीना और ईथन का नाम दिखता है। शादी का पूरा क्लिप देखने के बाद मैं कुछ पल के लिए स्पीचलेस हो जाता हूं। मैं बस बदले में कुछ एलिप्सिस डॉट भेज पाता हूं। मार्कस तुरंत गालियों की एक लंबी सीरीज के साथ फॉलो अप करता है। डिस्गस्टिंग। सेरीना जैसी चीटिंग करने वाली औरत को किसी तरह एक रोमांटिक हीरोइन के रूप में दिखाया जा रहा है। वो किसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। अगर मुझे तुम्हारा पता एक्सपोज होने का डर ना होता तो मैं बिल्कुल जाकर उसका मुखौटा नोच लेता और सबको दिखा देता कि वो कितनी टू फेस्ड है। और वो कह रही है कि वो तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करेगी। क्या मजाक है? क्या वो भूल गई कि कैसे उसने फेक एमनीजिया का नाटक किया और तुम्हें अपने घर से निकाल दिया? वो डेफिनेटली तुम्हें ढूंढने आने वाली है। बेहतर होगा कि तुम जाकर कि वो छूट जाओ। दूर ही रहे। उसके साथ उलझना प्योर बडलक है। इन भड़ास को पढ़ते हुए मुझे आखिरकार याद आता है कि मुझे पहले ऐसा क्यों लग रहा था कि मैं कुछ भूल गया हूं। आज वही शादी होने वाली थी जिससे मैं भाग निकला था। ये सोचकर मैं खुद को जोर से हंसने से नहीं रोक पाता। मेरे बगल में बैठा लियो ये देखने के लिए झुकता है कि क्या चल रहा है। ईथन, क्या इतना फनी है? मैं अपना हाथ हिलाता हूं। कुछ नहीं, बस मेरा फ्रेंड उन ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर भड़ास निकाल रहा है। वही दुल्हन जिसने अपनी ही शादी को क्रैश कर दिया है ना। लियो को धुंधला सा कुछ याद आता है और वो कैजुअली इसका मेंशन करता है। वो वेबसाइट खोलता है, रिफ्रेश करता है और एक नया पुश नोटिफिकेशन अपीयर होता है। जिस आदमी से सरीना ने कन्फेस किया था उसकी पहचान हो गई है। वो मुझे दिखाने के लिए पूरी इमेज खोलता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस यूथफुल आईडी फोटो पर पड़ती है वो फ्रीज हो जाता है। वो काफ़ी देर तक फोटो को घूरता है, फिर अपनी नज़र मेरे चेहरे पर शिफ्ट करता है। उसके घूरने को सेंस करते हुए मैं उसकी तरफ देखता हूँ। क्या हुआ? एक पल के हेजिटेशन के बाद लियो डायरेक्ट होने का फैसला करता है। ईथन, मीडिया ने उस लड़के की फोटो ढूंढ निकाली है जिसके बारे में वो दुल्हन बात कर रही थी। वो काफ़ी हद तक तुम्हारे जैसा दिखता है। क्या तुम उसे जानते हो? मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन फ्रीज हो जाते हैं। अब मुझे समझ आया कि सरीना ने इतना बड़ा सीन क्यों क्रिएट किया। उसने ये इसलिए किया ताकि वो पता लगा सके कि मैं कहाँ हूँ। मेरे अंदर एक अजीब सी फीलिंग आती है। मैं लियो द्वारा बढ़ाए गए स्क्रीन को देखने के लिए अपनी आंखें नीचे करता हूँ। मेरी भौएं सिकुड़ जाती हैं। ये मैं हूँ, मेरी हाई स्कूल की आईडी फोटो। मुझे नहीं पता कि इसे किसने लीक किया। 7 या 8 साल हो चुके हैं और मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, लेकिन जिसकी आंखें तेज़ हैं वो बता सकता है कि ये मैं हूँ। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। इस पर सोचने के बाद मैं सच बताने का फैसला करता हूँ। हाँ, ये मैं हूँ। सरीना मेरी एक्स है। हमारे ब्रेकअप के बाद मैंने अपना नाम बदल लिया और विदेश आ गया। अचानक इस तरह की गॉसिप सुनकर लियो की आंखें शौक से फटी की फटी रह जाती हैं। क्या? लेकिन अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया था तो वो ऐसा कुछ क्यों कर रही है?
क्या ये तुम्हारी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है? मैं थोड़ा हेल्पलेस होकर अपना सिर हिलाता हूँ। इससे थोड़ी परेशानी तो होती है, लेकिन मैं पहले से ही विदेश में हूँ, सब ठीक होना चाहिए। लियो का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। ऐसा लगता है कि उसने जानबूझकर इतना बड़ा सीन क्रिएट किया ताकि वो तुम्हें ढूंढ सके और तुम्हें पेस्टिंग करना जारी रख सके। ये स्टोरी बहुत तेजी से फैल रही है। कॉलेज में लोग तुम्हें पहचान सकते हैं। अब हम क्या करें? यही बात मुझे भी सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। लेकिन लियो के लिए मेरे लिए जेन्युइनली कंसर्न देखकर मैं ज़बरदस्ती एक छोटी सी स्माइल लाता हूँ। ठीक है, वो नहीं जानती कि मैंने अपना नाम बदल लिया है। उसे ये भी नहीं पता होना चाहिए कि मैं विदेश में हूँ। वर्स्ट केस में ज़्यादा से ज़्यादा मैं बस कुछ दिनों के लिए बाहर मास्क पहनूंगा, खुद को अच्छी तरह से कवर कर लूंगा। मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। लियो चुपचाप अपना सिर हिलाता है, थोड़ा उदास होकर, और अपना खुद का हैट निकालता है। जब तुम बाहर जाओ तो इसे पहन लेना। ये तुम्हारा चेहरा भी छुपा सकता है और धूप को भी ब्लॉक कर देगा। मैं इसे ले लेता हूँ। मूड को थोड़ा हल्का करने के लिए मैं उससे मजाक करता हूँ। वो सिर्फ एक एक्स है, इतना टेंस होने की ज़रूरत नहीं है। सरीना इतने इंपॉर्टेंट इवेंट में आपे से बाहर हो गई, कोई भी बता सकता है कि वो दिमागी तौर पर स्टेबल नहीं है। आजकल मैं जुनूनी एक्स द्वारा बदला लेने की इतनी सारी न्यूज़ स्टोरीज देख रहा हूँ। ईथन, मैं सचमुच डरा हुआ हूँ कि वो तुम्हारे पीछे आ सकती है। एक छोटे दोस्त से, जिसे मैं बमुश्किल 1 महीने से जानता हूँ, ऐसी जेन्युइन फिक्र सुनकर मेरा दिल पिघल जाता है। मैं उसका कंधा थपथपाता हूँ। मैं उसके साथ 7 साल तक था। उसने मेरे साथ कई गलत चीज़ें की, लेकिन उसे इतनी दूर नहीं जाना चाहिए। चिंता मत करो। भले ही मैं ये बात स्माइल के साथ कह रहा हूँ, फिर भी मैं अंदर से अनईजी फील कर रहा हूँ। लियो नहीं जानता कि मुझे कैसे कंफर्ट करे। अपना दिमाग दौड़ाने के बाद वो बस कुछ ही शब्द कह पाता है, ये वक्त भी गुजर जाएगा ईथन, तुमने पहले ही खुद को कीचड़ से बाहर निकाल लिया है, बस आगे देखते रहो। उसकी स्टेबल आंखों को देखकर मेरे दिल की एंग्जाइटी धीरे धीरे गायब हो जाती है। हाँ, वे बर्दाश्त न होने वाले 30 दिन पहले ही खत्म हो चुके हैं। अब और किस बात की चिंता करनी। वेडिंग फियास्को के अगले दिन स्टर्लिंग फैमिली अनाउंस करती है कि स्टर्लिंग ग्रुप में सरीना की सभी ड्यूटीज को सस्पेंड कर दिया गया है। हेस फैमिली भी अनाउंस करती है कि स्टर्लिंग ग्रुप के साथ उनके तीनों जॉइंट प्रोजेक्ट्स को टर्मिनेट यानी खत्म कर दिया गया है। मेरे गायब होने के 50वें दिन भी सरीना को मेरे ठिकाने के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। उसके बारे में ऑनलाइन गॉसिप्स बहुत तेजी से फैल रही हैं, लेकिन ये सब उसके पास्ट के ड्रामा पर ही सेंटर्ड हैं। किसी ने भी मेरी लोकेशन का पता नहीं लगाया है। मुझे ढूंढने का उसका कभी न डगमगाने वाला डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प अब वक्त के साथ कमजोर पड़ गया है। वो उस खाली विला में वापस जाने से और भी ज्यादा डरने लगी है और अब अपनी सेक्रेटरी के मैसेजेस को खोलना भी नहीं चाहती। अब सिर्फ एथन का नाम सुनकर ही वो भड़क उठती है। स्टर्लिंग फैमिली ने उसके सारे कार्ड्स फ्रीज कर दिए हैं। वो पहले की तरह बेहिसाब पैसे खर्च नहीं कर सकती। सरीना के फ्रेंड्स ने भी भरोसा खो दिया है और उसे इसे भूलकर अपनी फैमिली के साथ रिकंसाइल करने की सलाह देते हैं। लाइफ के 24 सालों में सरीना को पहली बार ऐसा झटका लगा है। वो दिन भर ड्रिंक करती है, नशे में चीजें तोड़ती है, आवाज टूटने तक मेरा नाम पुकार कर सिसकती है और अंतहीन पछतावा करती है। लेकिन अल्कोहल सिर्फ टेम्पररी तौर पर उसके दिमाग को सुन्न कर सकता है। जब वो उठती है तो उसका सामना फिर से उसी उदास और बेरंग रियलिटी से होता है। दिन ब दिन के इस टॉर्चर ने उसे ऐसा बना दिया है कि वो उस प्राउड और रेडिएंट औरत जैसी बिल्कुल नहीं दिखती जो वो कभी हुआ करती थी। लूनर न्यू ईयर की पूर्व संध्या पर सरीना एक बार में अकेले ड्रिंक कर रही है। वो अपने फादर के कई कॉल्स को रिजेक्ट करती है और आखिरकार अपना फोन बंद कर देती है। सुबह सुबह वो नशे में लड़खड़ाते हुए घर पहुंचती है और फिर से मेरे बारे में सोचती है। पास्ट के हर लूनर न्यू ईयर पर फैमिली रियूनियन डिनर खाने के बाद वो विला में मेरे साथ रहने आती थी। मैं टेबल पर स्वादिष्ट खाना बनाता था और हम एक साथ न्यू ईयर को वेलकम करते थे। हम दोनों सोफे पर दुबक जाते थे, बाहर आसमान में आतिशबाजी को देखते थे और विश मांगते थे कि हम साल दर साल साथ रहें। अब आतिशबाजी फिर से खिल रही है, लेकिन उसके पास जो कुछ है वो है खाली बोतलों से भरा फर्श। खिड़की से सरीना बाहर के जीवंत सीन को देखती है और एक अंतहीन अकेलापन उस पर छा जाता है। जब घड़ी में आधी रात होती है तो वो अपना फोन ऑन करती है और मुझे न्यू ईयर की बधाई भेजती है। एक हल्की डिंग की आवाज के साथ टेबल पर रखे फोन में चाइम बजती है। वो मेरा पुराना फोन उठाती है, छोटे रेड नोटिफिकेशन पर टैप करती है और खुद को ही वापस भेजती है, हैप्पी न्यू ईयर। इस जाने पहचाने प्रोफाइल पिक्चर वाली बधाई को देखकर सरीना के दिल के दर्द को आखिरकार थोड़ी सी राहत मिलती है। अब वो खुद को कंफर्ट करने के लिए सिर्फ इस खुद के बनाए ड्रामे वाली बधाई पर ही डिपेंड रह सकती है। ठीक उसके सबसे ज्यादा टॉर्चर वाले मोमेंट पर कोई अचानक मेरे बारे में न्यूज लाता है। मेलबर्न में पढ़ रही एक फ्रेंड ड्रिंक्स के दौरान मेंशन करती है कि उसने अपने कॉलेज में किसी को देखा जो काफी हद तक एथन जैसा दिखता है। न्यूज का ये टुकड़ा सेरेना को वापस जिंदा कर देता है।
वो तुरंत मेलबर्न के टिकट बुक करती है और जाने के लिए उठती है, लेकिन उसके फ्रेंड्स उसे पीछे खींच लेते हैं और उस पर ठंडी रियलिटी का पानी डाल देते हैं। सेरेना, अब जब तुमने उसे ढूंढ लिया है तो वो भाग नहीं सकता। इस समय सबसे अर्जेंट चीज डेमन है। अगर तुम उससे नहीं निपटोगी तो एथन तुम्हें कभी कैसे माफ करेगा? ये शब्द उसे होश में लाने वाले कॉल की तरह लगते हैं। सेरेना का दिल, जो अभी अभी शांत होना शुरू हुआ था, फिर से कस जाता है। वो खुशी के उस उफान को दबा देती है और खुद को शांत होने के लिए फोर्स करती है। उसके फ्रेंड्स सजेशंस देते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी काम का नहीं है। एंड में वो खुद इसे हैंडल करने का फैसला करती है। सेरेना सीधे हॉस्पिटल जाती है, डेमन से हमेशा के लिए निपटने के लिए तैयार। 30 मिनट बाद वो मरते हुए डेमन को देखती है, बॉडीगार्ड्स को बाहर भेजती है और उसे तड़प तड़प कर मरने देने के लिए तैयार होती है। सेरेना शांति से खड़ी होती है, अपने बाएं हाथ से खून पोंछती है, जैसे कि उसके आसपास के इस खूनी सीन से उसका कोई लेना देना ना हो। एक बार साफ होने के बाद सेरेना अपनी घड़ी देखती है और जाने के लिए अपना पैर उठाती है। जैसे ही वो एक कदम उठाती है, उसकी पिंडली में एक चीरने वाला दर्द होता है। वो अपने घुटनों के बल गिर जाती है। उसका चेहरा दर्द से विकृत यानी ट्विस्ट हो जाता है। वो साइड में देखती है और पाती है कि डेमन का दिमाग पूरी तरह सनक चुका है। वो उसके शरीर में धसे फ्रूट नाइफ को झटके से बाहर खींचता है। खून बाहर निकलता है, जिससे उसका दुबला पतला चेहरा लाल हो जाता है। हवा में खून की गाढ़ी स्मेल उसके सेंसेस को तेज कर देती है। उसे सिर्फ वही औरत दिखाई देती है जिसने उसकी लाइफ को पूरी तरह तबाह कर दिया है। बदले का ये उसका आखिरी और इकलौता मौका है। डेमन का दिमाग इस समय अजीब रूप से क्लियर है। वो चाकू को ऊपर उठाता है और एक के बाद एक डेस्परेट चीखों के साथ हमला करता है। जो शुरुआत में तीखी चीखें थीं, वे धीरे धीरे भारी आवाज में बदल जाती हैं, फिर सुबकियों में, और एंड में सिर्फ उसके गले में फंसी एक अजीब सी सिसकी रह जाती है। सेरेना की पुतलियां धीरे धीरे फैलने लगती हैं। उसकी भिची हुई मुट्ठियां बिना किसी थॉट के ढीली पड़ जाती हैं। डेमन भी अपनी आखिरी ताकत खत्म कर चुका है। उसके हाथ का वेपन यानी हथियार एक खनक के साथ फर्श पर गिर जाता है। उन दोनों के शरीरों का खून आपस में मिल जाता है, जो स्मूथ फर्श पर एक डार्क रेड नदी की तरह फैल जाता है। दीवार पर सेकंड की सुई अभी भी टिक टिक कर रही है। सेरेना का कॉन्शियसनेस धीरे धीरे धुंधला होने लगता है। बर्दाश्त न होने वाला दर्द गायब होने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो बादलों में गिर गई हो। उसके सामने का सीन धुंधला हो जाता है, जिससे सिर्फ टिमटिमाती ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस रह जाती हैं। पास्ट की यादें उसके दिमाग में एक फ्लैशिंग रील की तरह चलने लगती हैं। उसके बेफिक्र बचपन से लेकर एक यंग लड़की के रूप में पहले प्यार के दिनों तक और प्रेजेंट के नीरस मोमेंट्स तक एक एक करके ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस फ्लैश होकर गुजर जाती हैं। सिर्फ एक ही इंसान कलर में अपीयर होता है। मैं 16 साल की उम्र में एक वाइट टक्सीडो पहने हुए शांति से पियानो बजा रहा हूं। मैं 18 साल की उम्र में उसके हॉस्पिटल बेड के पास खड़े होकर बेकाबू होकर रो रहा हूं और उसका हाथ कसकर पकड़े हुए हूं। मैं 23 साल की उम्र में अपनी आंखों में आंसू लिए ब्राइट रेड रोजेस का वो बुके एक्सेप्ट कर रहा हूं और उसका हस्बैंड बनने का वादा कर रहा हूं। मैं 24 साल की उम्र में छाता लेकर मूसलाधार बारिश में चल रहा हूं। मेरा चेहरा अब दिखाई नहीं दे रहा। उस आकृति को दूरी में गायब होते देखना सेरेना के अंदर का कसा हुआ तार एक तीखी आवाज के साथ टूट जाता है। उसे महसूस होता है कि उसके शरीर से कुछ बाहर खींचा जा रहा है। वो इसे जाने देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, फिर भी इसे रोकने में लाचार है। वो अपनी स्किन के नीचे के खून को धीरे धीरे ठंडा और स्थिर होता हुआ महसूस कर सकती है। केवल एक ही चीज है जो अभी भी गर्म है, और वो है उसकी आंखों के कोने से गिरते आंसुओं की लकीर। ये पहली बार है जब मैं गर्मियों के चरम पर न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहा हूं। लियो और मैं दोनों बहुत खुश हैं। मिस्टर और मिसेस लॉसन होम टाउन से बहुत सारी चीजें लेकर आए हैं। वे दोनों लिविंग रूम में स्प्रिंग कपलेट्स और पेपर कटिंग्स टांग रहे हैं। घर फेस्टिवल जॉय से भरा हुआ है। इतने सालों के बाद मैं आखिरकार न्यू ईयर का वो एटमॉस्फेयर फिर से महसूस कर पा रहा हूं। जब से दादी का देहांत हुआ था, मैंने हर ल्यूनर न्यू ईयर की पूर्व संध्या अकेले ही बिताई थी। सेरेना मेरा साथ देने आती थी, लेकिन हमेशा शाम 8 बजे से पहले। उसके बाद मैं घर पर अकेला होता था। मैं एक ऐसे अकेलेपन को महसूस कर सकता था जो बाहर के फेस्टिवल्स के कारण और भी ज्यादा गहरा हो जाता था। मैंने कभी सोचा था कि न्यू ईयर में शादी करने से ये सब बदल जाएगा, लेकिन वो शादी कभी नहीं हुई। इसके बजाय किसी के साथ वाला एक नया साल पहले आ गया है। मिस्टर लॉसन, जो किचन में बिजी है, ताज़ा फ्राई किए हुए मीट बॉल्स और क्रिस्पी पोर्क की एक प्लेट बाहर लाते हैं। वे मुस्कुराते हैं और मुझसे उन्हें ट्राई करने के लिए कहते हैं। उनकी आवाज़ गर्मजोशी और अफेक्शन से भरी है। एथन, ये लियो की फेवरेट डिश है। ये पिछले कई सालों में मेरा सबसे गर्मजोशी वाला न्यू ईयर है। अगले 2 न्यू ईयर मैं ऑस्ट्रेलिया में बिताता हूँ। हर साल लियो के पेरेंट्स हमारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ आते हैं। हम जितना ज्यादा समय साथ बिताते हैं, हमारा रिलेशनशिप उतना ही क्लोज होता जाता है।
जिस साल में ग्रेजुएट होता हूँ लॉसन फैमिली मेलबोर्न में सेटल हो जाती है। लियो मुझसे पूछता है कि क्या मेरा यहाँ रुकने का कोई प्लान है। मैं इसके बारे में काफ़ी समय तक सोचता हूँ। होम टाउन में मेरे जितने भी क्लोज फ्रेंड्स थे उन सब ने अपनी फैमिली शुरू कर ली है। मैंने अपने पेरेंट्स से बहुत पहले ही रिश्ते तोड़ लिए थे। वहाँ मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है और ना ही कोई एसेट्स हैं, चाहे बात रिलेशनशिप की हो या करियर फोकस की। मैं पर्सनली यहाँ रुकने की तरफ ज़्यादा लीन हूँ, इसलिए काम ढूंढने के साथ साथ मैं अपने इमिग्रेशन पेपर वर्क की तैयारी भी शुरू कर देता हूँ। लॉसन फैमिलीज में मेरी हेल्प करती है। अपनी स्टडीज़ के दौरान मैंने अपनी स्किल्स की बदौलत एक अच्छी खासी रकम सेव कर ली थी, इसलिए ग्रेजुएशन के बाद मैं एक छोटा फोटोग्राफी स्टूडियो खोलता हूँ। अगले 2 सालों में स्टूडियो लगातार ग्रो करता है। 4 साल बाद मैं इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लेता हूँ और मुझे परमानेंट रेजिडेंसी यानी PR मिल जाती है। जब मैं पेपर वर्क हैंडल करने के लिए होम टाउन वापस आता हूँ तो मैं उन फ्रेंड्स से मिलता हूँ जिनसे मैं लंबे समय से नहीं मिला हूँ। साल बीत चुके हैं, वक्त बहुत तेज़ी से उड़ गया है। हम में से कोई भी अब अपने यूथ यानी जवानी जैसा नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही हम इकट्ठा होते हैं हमें वही ईजी फीलिंग मिलती है जहां हम किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। जिस चीज़ की उन्हें सबसे ज़्यादा परवाह है वो है जाहिर तौर पर मेरी लव लाइफ। उनकी ईगर क्यूरियोसिटी को देखते हुए मैं बिल्कुल ओपन और डायरेक्ट रहता हूँ। मैंने पिछले 2 सालों में 2 लोगों को डेट किया था, लेकिन वक्त के साथ अलग अलग रीज़न से हमारा ब्रेकअप हो गया। मेरी करंट गर्लफ्रेंड और मैंने पिछले अगस्त में डेटिंग शुरू की थी। वो मुझसे 2 साल छोटी है लेकिन बहुत मैच्योर है। जैसे ही मैं अपनी डेली लाइफ की स्टोरीज शेयर करता हूँ मैं उन्हें फोटोज़ और वीडियोस दिखाता हूँ। स्क्रीन पर उस परफेक्टली मैच्ड लविंग कपल को देखकर हर कोई राहत के एक्सप्रेशंस दिखाता है। ज़्यादा बातें होने के बाद कोई अचानक से रेना का जिक्र छेड़ देता है। हे, क्या तुम लोगों ने सुना? सुनने में आया है कि रेना की डेथ हो गई। ये सुनकर मेरे दिल को एक छोटा सा झटका लगता है। इन पिछले कुछ सालों में मैं कॉलेज और काम में इतना बिजी रहा हूं कि होम टाउन के न्यूज़ के बारे में शायद ही कभी पूछा हो। जब भी मैं लियो के साथ पास्ट के बारे में बात करता हूं तो वो दौर ऐसा महसूस होता है जैसे कोहरे में ढका हो, जिसे साफ देखना मुश्किल हो। सेरेना का नाम एक जमी हुई पुरानी फोटोग्राफ की तरह है जो वक्त के साथ फीकी और पीली पड़ गई है। मैंने सोचा था कि वो धीरे धीरे उस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाएगी, अपना फैमिली बिजनेस संभालेगी और समंदर के दूसरी तरफ एक नई लाइफ शुरू करेगी। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो पहले ही गुजर चुकी है। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। हर कोई मेरे रिएक्शन को ध्यान से देखता है, लेकिन मेरे चेहरे पर सिर्फ एक हल्का सा शॉक दिखता है। उनके नर्व सेटल हो जाते हैं और वे बात करना जारी रखते हैं। मैंने भी इसके बारे में सुना था ईथन, मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन फिर मुझे लगा कि तुम अब आगे बढ़ चुके हो, इसलिए मैंने इस बात को नहीं उठाया। पुरानी दुखद यादों को क्यों ताज़ा करना? कैसी दुखद यादें? मैंने सुना है कि उसने उस लड़के डेमन को काफ़ी बुरी तरह टॉर्चर किया था और उसने अपना बदला ले लिया। तुम इसे कर्मा कह सकते हो जो उसके सामने आ गया। इतने समय के बाद मुझे उस आदमी का नाम तक याद नहीं है। उसके बारे में मुझे जो इकलौती चीज़ याद है वो कार क्रैश जिसने मेरी लाइफ को लगभग तबाह कर दिया था। इसलिए जब मैं सुनता हूं कि जिन 2 लोगों ने मेरी लाइफ का पूरा कोर्स बदल दिया था उनका अंत ऐसा हुआ तो मुझे थोड़ा सा मेलनकली फील होता है, लेकिन वो भी सिर्फ एक पल के लिए टिकता है। आखिरकार वे बहुत बहुत समय पहले के लोग और इवेंट्स हैं।